हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। तो भैया थर्मोडायनेमिक्स खत्म। अब इंपॉर्टेंट 3 चैप्टर्स अपने बहुत ज्यादा हैं और वो है केमिकल, आयनिक इक्विलिब्रियम। केमिकल और आयनिक इक्विलिब्रियम करने के बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे रेडॉक्स। पहले थोड़ा सा कर लेंगे, एक चैप्टर का मतलब एक छोटा सा, और फिर सर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, तो भैया ध्यान से सुनना, अपने पास आज से इक्विलिब्रियम चालू हो रहा है और इक्विलिब्रियम में भैया बहुत ही प्यारा सा और बहुत ही छोटू सा टॉपिक है केमिकल इक्विलिब्रियम। बहुत ही प्यारा सा, बहुत ही आसान सा, लेकिन हाँ ये थोड़ा सा ऑब्वियस है, क्रैश कोर्स 2.0 में है। थोड़ा सा आपको अपनी स्पीड के साथ चलना पड़ेगा, साथ साथ कोशिश करेंगे, क्योंकि आज और कल में ये लेक्चर खत्म हो जाएगा, ये चैप्टर भी खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट वीक आयनिक स्टार्ट करेंगे और अच्छे से स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए कोशिश करते हैं अपने पास केमिकल इक्विलिब्रियम को देखने की। केमिकल इक्विलिब्रियम कैसा होता है सर, केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ने जाएं। मैं बार बार बोल रहा हूं केमिकल इक्विलिब्रियम होता क्या है। सबसे बेसिक सी चीज और सबसे आसान सी चीज, पहली चीज इक्विलिब्रियम किसको बोलते हैं। प्लीज ध्यान सुनना, इक्विलिब्रियम क्या होता है, इक्विलिब्रियम में कहां से कैसे शुरुआत करते हैं, क्या होता है इक्विलिब्रियम। तो सर अगर आपसे कोई बोल दे कि इक्विलिब्रियम किस चीज को बोलते हैं, सर कोई भी रिएक्शन, ध्यान सुनिएगा, इक्विलिब्रियम क्या है सर, इक्विलिब्रियम क्या है सर, ये एक कोई प्रोडक्ट नहीं है, कोई रिएक्टेंट नहीं है, ये क्या है, एक ऐसा स्टेज ऑफ रिएक्शन है, एक ऐसा कंडीशन ऑफ रिएक्शन है जहां पर रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल्स टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन हो जाए। मतलब इक्विलिब्रियम किसको बोलते हैं, ध्यान सुनना, स्टेज ऑफ रिएक्शन, स्टेज या फिर सर कोई स्टेट ऑफ रिएक्शन एट विच rate of forward reaction is equals to rate of backward reaction। rate of forward reaction is equal to, ध्यान सुनना, is equal to rate of backward reaction। तो rate of forward reaction is equals to rate of backward reaction। बस यही है इक्विलिब्रियम। मतलब फॉर एग्जांपल अगर तुमसे कोई बोल दे इक्विलिब्रियम का मीनिंग समझाइए, तो सिंपल सा, कोई रिएक्शन हो रही है, याद रखिएगा रिएक्टेंट किस में कन्वर्ट हो रहा है, प्रोडक्ट में। मैंने रिएक्शन का साइन दोनों डायरेक्शन में बनाया, क्यों, क्योंकि सर याद रखिएगा यहां पर रिएक्शन इक्विलिब्रियम सिर्फ और सिर्फ किसके लिए डिफाइंड होगा, डिफाइंड फॉर रिवर्सिबल रिएक्शन, डिफाइंड फॉर रिवर्सिबल रिएक्शन, रिवर्सिबल रिएक्शन, रिवर्सिबल रिएक्शन। क्यों, क्योंकि इररिवर्सिबल रिएक्शन में इक्विलिब्रियम नहीं आएगा सर, उसमें फॉरवर्ड जा सकते हो, बैकवर्ड नहीं आ सकते। इररिवर्सिबल मतलब एक डायरेक्शन में होती है, तो उस रिएक्शन में आप पीछे नहीं आ सकते, वहां इक्विलिब्रियम नहीं आएगा। सर इक्विलिब्रियम कहां आएगा, जब रिवर्सिबल रिएक्शन होगी। क्या होगा, मान लो टाइम इज इक्वल्स टू 0 पे, मान लो इसकी कॉन्सेंट्रेशन 100 m है, तो सर ये कितना होगा, 0 m। सर टाइम इज इक्वल्स टू 5 सेकंड के बाद हमने देखा, 5 सेकंड्स के बाद देखा, ये कितना हो गया सर, ये 80 m हो गया, ये कितना हो गया 20 m हो गया, मोलैरिटी इसकी इतनी चेंज हो गई। सर टाइम इज इक्वल्स टू 7 सेकंड के बाद देखा, सर ये देखा तो ये कितना हो गया 70 m हो गया, और ये कितना हो गया सर 30 m हो गया। फिर हम लोग देख रहे हैं यार टाइम इज इक्वल्स टू 9 सेकंड्स पे देखा, तो यहां पर ये कितना हो गया 65 m हो गया, और ये कितना हो गया सर 35 m हो गया। सर अभी तक रिएक्शन नॉर्मल चल रही है, कोई दिक्कत नहीं, इक्विलिब्रियम नहीं आया है। कैसे सर, टाइम इज इक्वल्स टू 10 सेकंड्स पे देखा तो ये 60 m हो गया, ये 40 m हो गया। टाइम इज इक्वल्स टू 11 सेकंड्स पे देखा 60 m हो गया, ये 40 m हो गया। सर अब देखना, टाइम इज इक्वल्स टू 14 सेकंड्स पे देखा 60 m हो गया, 40 m हो गया। अब देखो कुछ दिख रहा है क्या, कहीं कुछ दिख रहा है क्या, 18 सेकंड्स पे देखा 60 m है, और ये क्या हो गया 40 m हो गया। सर देखना ध्यान से, अब इक्विलिब्रियम किस कंडीशन को बोलते हैं समझ में आना चालू होगा, इक्विलिब्रियम किस कंडीशन को बोलते हैं समझ में आना चालू होगा। यहां तक रिएक्शन हो रही थी, यहां तक रिएक्शन नॉर्मल स्पीड से हो रही थी कि सर फॉरवर्ड जा रही है, रिवर्सिबल थोड़ा बहुत बैकवर्ड आ रही होगी। यहां चेंजेस क्या थे, ऑब्जर्व करे जा रहे थे, यहां चेंजेस देखोगे ऑब्जर्व हो रहे थे, यहां चेंजेस ऑब्जर्व हो रहे थे। बट इसके बाद यहां से लेकर यहां तक जो कंडीशन है, यहां से लेकर यहां तक की जो कंडीशन है, यहां से लेकर यहां तक की जो कंडीशन है, इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, इसी स्टेज ऑफ रिएक्शन को हम लोग क्या बोल देते हैं सर, इसी को हम लोग बोल देते हैं इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम क्यों बोला, क्योंकि सर ओवरऑल जो आपका जो मेजरेबल प्रॉपर्टीज हैं, जो भी आप मेजर कर रहे हैं, जैसे मैंने यहां ये कॉन्सेंट्रेशन मेजर कर रहा हूं सर, यहां पर प्रेशर भी मेजर करते हैं ना, तो मेजरेबल प्रॉपर्टीज क्या हो रही हैं, कांस्टेंट हो गई हैं, उनके अंदर चेंज नहीं हो रहा, उनके अंदर चेंज नहीं दिख रहा। ओवरऑल चेंज कितना हो रहा है, 0। सर ये शुरुआत में 60 है, 60 है, 60, क्या रिएक्शन रुक गई, नहीं। सर देखना ध्यान से, सर यहां से यहां जा रहे हैं, यहां से यहां जा रहे हैं, यहां से यहां जा रहे हैं, एक ऐसी कंडीशन आ जाए जहां पर आप क्या करो सर, जितना फॉरवर्ड जाओ ना उतना ही बैकवर्ड आ जाओ। मतलब सर जितना मान लो यहां से 2 गया,
सर यहां 2 बनेगा, पता चला उतने टाइम में, उतने ही टाइम में इधर से भी 2 इधर आ जाए तो सर चेंज क्या होगा, 0। सर देखिए ना 60 - 2 + 2, 2 जा रहा है, 1 सेकंड में 2 गया। सर यहां 4 से, मतलब ऐसे हर एक सेकंड में क्या हो रहा है सर, हर एक सेकंड में ऐसा ही हो जाए। चेंज कितना हो गया सर, जितने टाइम में जितना ये जा रहा है आगे उतना ही बैकवर्ड हो गया। ओवरऑल चेंज कितना हो गया, 0। सर रिएक्शन रुकती नहीं है, याद रखिएगा, इक्विलिब्रियम पे रिएक्शन रुकती नहीं है, बस हाँ ओवरऑल चेंज क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। इक्विलिब्रियम कभी भी रिएक्शन किस रिएक्शन के लिए होगी, इक्विलिब्रियम रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए होगी। हमेशा रेट इज इक्वल्स टू फॉरवर्ड इज इक्वल्स टू बैकवर्ड। एक चीज और, इक्विलिब्रियम हमेशा क्लोज्ड वेसल में होती है। क्यों क्लोज्ड वेसल में क्यों लेंगे, अरे भैया एक बात बताओ, मान लो ओपन वेसल होगा, ओपन वेसल होगा तो मान लो कोई प्रोडक्ट गैस होगा तो निकल जाएगा, तो रिएक्शन बैकवर्ड नहीं आ पाएगी ना। बैकवर्ड आने के लिए क्या होना चाहिए, प्रोडक्ट को रिएक्टेंट में कन्वर्ट करना चाहिए, तो हमेशा क्लोज्ड वेसल होना चाहिए। रिवर्सिबल रिएक्शंस के लिए वैलिड होता है इक्विलिब्रियम, पूरा पूरा चैप्टर, चाहे केमिकल पढ़ो चाहे आयनिक इक्विलिब्रियम पढ़ो, रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए वैलिड होगा, रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए वैलिड होगा, क्लोज्ड वेसल के लिए वैलिड होगा। और इक्विलिब्रियम किसको बोलते हैं, जिस कंडीशन में ये वाली सैचुरेशन स्टेज आ जाए, इक्विलिब्रियम को क्या बोल देते हैं कि सर इक्विलिब्रियम मतलब क्या हो गया, सैचुरेशन आ गया। जैसे हम लोग की लाइफ में आता है कि सर पढ़ाई कर रहे हैं, सर जितना 2 घंटे पढ़ाई करने के बाद क्या आ जाता है, सैचुरेशन। क्या हो जाएगा, मान लो लेक्चर के लास्ट तक आते आते क्या हो जाता है, सैचुरेशन, कि सर अब कुछ बस हो गया सर, अब नहीं अब नहीं अब नहीं अब नहीं हो रहा, ऐसे हो जाता है। तो सर उसी कंडीशन को क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम। मतलब 2 पेज पढ़ रहे हैं 2 पेज भूल रहे हैं, 2 पेज पढ़ रहे हैं 2 पेज भूल रहे हैं, इसी को क्या बोल देंगे, इक्विलिब्रियम बोल देते हैं। कि सर फॉरवर्ड इज इक्वल्स टू बैकवर्ड, जितना सर आगे सिलेबस बढ़ता जा रहा है उतना ही पीछे का भूलते जा रहे हैं, सर इसी को मजेदार फॉर्म में बोलते हैं इक्विलिब्रियम। मतलब यही हालत हो जाती है अपने। अब सर कोई बोले सर मोल कॉन्सेप्ट, मोल कॉन्सेप्ट सर वो कब कब कहाँ किधर ये कब पढ़ा था, तो भैया उसी को क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम बोलते हैं। कि 2 चैप्टर आगे बढ़ रहे हैं 2 चैप्टर पीछे को भूलते जा रहे हैं, इसी को क्या बोला जाएगा, इक्विलिब्रियम बोला जाएगा। इस कंडीशंस को ही हम लोग क्या बोल देते हैं, इक्विलिब्रियम बोल देते हैं। इस कंडीशन को ही हम लोग क्या बोल देते हैं, इक्विलिब्रियम बोल देते हैं। तो फटाफट थोड़ा थ्योरेटिकल पॉइंट्स देख लेते हैं, थ्योरेटिकल पॉइंट्स देख लेते हैं। ध्यान सुनिएगा, एनसीईआरटी की लाइन्स है थ्योरेटिकल पॉइंट्स, क्योंकि शुरुआत में केमिकल इक्विलिब्रियम की शुरुआत में जब तक फिजिकल इक्विलिब्रियम चलता है न्यूमेरिकल्स नहीं आते, थ्योरेटिकल पॉइंट्स आते हैं। इक्विलिब्रियम किसको बोलते हैं, ये एनसीईआरटी की पॉइंट है कि इक्विलिब्रियम वो है जहां पर कोई ऑब्जर्वेबल चेंजेस ना हो। जैसे जैसे टाइम बीते इक्विलिब्रियम में ऑब्जर्वेबल चेंजेस ना हो। जब किसी रिएक्शन में इक्विलिब्रियम आ जाता है, उसकी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट क्या होते हैं, रिमेन्स कांस्टेंट। उसकी कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाती है, रिमेन्स कांस्टेंट, कोई विजिबल चेंजेस नहीं आते। यहीं पर हम लोग डिफाइन करते हैं, इस कांस्टेंट की वैल्यू को हम लोग क्या बोल देते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बोल देते हैं। इसी को हम लोग क्या बोलना शुरू करते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। क्यों, क्योंकि सर इक्विलिब्रियम पे आपकी सारी प्रॉपर्टीज क्या हो जाएंगी, चाहे वो कॉन्सेंट्रेशन हो चाहे वो अपने पास प्रेशर हो, सारी की सारी क्या हो जाती है, कांस्टेंट। और जो वैल्यू आएगी, जो रेशियो आएगा, उसको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बोल देंगे। देयर इज मच एक्टिविटी। अच्छा ऐसा नहीं रिएक्शन रुक जाती है, याद रखिएगा रिएक्शन रुकती नहीं है, रिएक्शन होती है। बस उस केस में क्या हो जाता है कि भैया एक्टिविटी होती रहती है। बस ये हो जाता है कि जितना आप फॉरवर्ड जाते हैं ना, जितने टाइम में आप जितना फॉरवर्ड जाएंगे उतना ही आप किस में चले जाएंगे, बैकवर्ड कंडीशन में चले जाएंगे। जितना आप फॉरवर्ड जाएंगे उतना ही आप कहां चले जाएंगे, बैकवर्ड कंडीशन में चले जाते हैं। इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, इक्विलिब्रियम। तो रिएक्शन होती है, बस इफेक्ट 0 हो जाता है। होती है रिएक्शन बट इफेक्ट क्या हो जाता है, 0। सर ये इरिवर्सिबल रिएक्शन है, थोड़ा थ्योरेटिकल पॉइंट्स है, देख लीजिए। इरिवर्सिबल रिएक्शन है, इरिवर्सिबल रिएक्शन मतलब क्या होगा सर, सिर्फ और सिर्फ किस डायरेक्शन में जाएगा, एक डायरेक्शन में। क्या इस रिएक्शन में कभी इक्विलिब्रियम आ सकता है, क्या इस रिएक्शन में कभी इक्विलिब्रियम आ सकता है, कभी भी इक्विलिब्रियम नहीं आ सकता। इसीलिए इसको हम किस तरह से दिखाते हैं, सिंगल एरो से दिखाते हैं। ये सारी रिएक्शंस आपने देखी हुई हैं। यहां पर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा। अगर आपने ओपन वेसल में रिएक्शन कर दी तो इवन अ रिवर्सिबल रिएक्शन बिकम्स इरिवर्सिबल। क्यों, अगर आप ओपन वेसल में रिएक्शन कर दो, जैसे ये रिएक्शन है कैल्शियम कार्बोनेट का डिकम्पोजिशन है, अगर इसने आपने ओपन वेसल में कर दिया तो ये रिएक्शन रिवर्सिबल नहीं रहेगी। क्यों, क्योंकि CO2 गैस बनेगा, आउटसाइड तो चला जाएगा, उड़ता हुआ चला जाएगा। CO2 गैस उड़ता हुआ चला गया तो फिर क्या बन गया सर, ये रिवर्सिबल रिएक्शन क्या हो गई सर, इक्विलिब्रियम अचीव नहीं कर पाएगा। ठीक है, इरिवर्सिबल बन जाएगा। हम लोग इक्विलिब्रियम किसके लिए पढ़ते हैं, हम लोग इक्विलिब्रियम किसके लिए पढ़ते हैं सर, रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए पढ़ते हैं। हम लोग इक्विलिब्रियम किसके लिए पढ़ते हैं, रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए पढ़ते हैं। इक्विलिब्रियम किसके लिए पढ़ते हैं, रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए। सर इसमें देखेंगे तो ये क्या होगा, इसके केस में पूरा का पूरा इक्विलिब्रियम चैप्टर इसी के केस में पढ़ा जाता है। सर पूरा डबल एरो दिखाया जाता है, डबल एरो दिखाया जाता है। इसमें होमोजीनियस रिएक्शंस भी होती हैं
अब होमोजीनियस हेट्रोजीनियस बहुत बार हम लोग अब डिस्कस कर चुके हैं। होमोजीनियस मतलब क्या हो गया, सब के सब सेम फेज में हो, गैस 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 गैस, लिक्विड लिक्विड लिक्विड। सर यहाँ क्या हो गया, हेट्रोजीनियस मतलब सॉलिड सॉलिड सॉलिड। तो सर याद रखिएगा, हम जो भी इक्विलिब्रियम चैप्टर में आज कल अगला जो आयनिक इक्विलिब्रियम जो भी चैप्टर पढ़ेंगे उन सब में याद रखेंगे कि भैया इक्विलिब्रियम तभी पॉसिबल है, इक्विलिब्रियम तभी पॉसिबल है जब आप क्या करेंगे, जब आप क्या करने वाले हो। इक्विलिब्रियम तभी पॉसिबल होता है जब आपके पास क्या हो, रिवर्सिबल रिएक्शंस हो। रिवर्सिबल रिएक्शंस होंगी तभी इक्विलिब्रियम पॉसिबल होता है, चाहे वो होमोजीनियस रिएक्शंस हो चाहे हेट्रोजीनियस हो। सर ये क्लोज्ड वेसल में होता है, ये क्लोज्ड वेसल में होता है। यहां देखोगे यहां क्लोज्ड वेसल लिखा होगा, ओपन वेसल में नहीं होगा, क्लोज्ड वेसल में किया जाता है। तो इक्विलिब्रियम आता कहाँ है, पहले ये डिसाइड हो गया। इक्विलिब्रियम होता क्या है, एक ऐसे स्टेज ऑफ रिएक्शन जहां पर क्या हो जाए, एक ऐसा स्टेज जहां पर क्या हो जाए, सब कुछ कांस्टेंट हो जाए, मेजरेबल प्रॉपर्टीज कांस्टेंट हो जाए, उसी को क्या बोलेंगे, इक्विलिब्रियम बोलेंगे। रिवर्सिबल रिएक्शन किसको बोलते हैं पता चल गया, रिवर्सिबल रिएक्शन किसको बोलते हैं पता चल गया। अब देखिएगा स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ये देखिएगा सारी एनसीईआरटी की लाइन है। स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम, सर स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम मतलब क्या हो गया सर, बैलेंस ऑफ ड्राइविंग फोर्स। एनसीईआरटी का एक लाइन है, बैलेंस ऑफ ड्राइविंग फोर्स। बैलेंस ऑफ ड्राइविंग फोर्स मतलब सर जितना आप आगे जा रहे हैं उतना ही क्या हो जाए पीछे, मतलब ऑब्वियस है ना, आप आगे पीछे फॉरवर्ड और बैकवर्ड डायरेक्शन का मतलब अपोजिट फोर्स और सेम वाला फोर्स क्या हो गया, इक्वल हो गया। तो इक्विलिब्रियम किसको रिएक्ट करता है, बैलेंस ऑफ ड्राइविंग फोर्स। या फिर इक्विलिब्रियम रिप्रेजेंट करता है कि सर दो अपोजिट टेंडेंसीज को, मतलब तुम चाहते हो कि हम अपनी एनर्जी को क्या करें, मिनिमाइज कर दें, और चाहते हो मैक्सिमाइज एंट्रोपी कर दें। याद करो थर्मोडायनेमिक्स में ये पढ़ा था कि हम दो चीजें चाहते हैं, हम चाहते हैं एनर्जी हमारी कम हो जाए और एंट्रोपी क्या हो जाए, ज्यादा हो जाए। तो इक्विलिब्रियम किसको रिप्रेजेंट करता है, इक्विलिब्रियम स्टेट किसको रिप्रेजेंट करता है, कंप्रोमाइज बिटवीन, इन दोनों के बीच का कंपैरिजन। याद करो कंप्रोमाइजेशन मतलब डेल्टा जी इक्वल्स 0 एंड दैट इज इक्वल्स टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। यही था थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा था, डेल्टा जी इज इक्वल्स टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। इक्विलिब्रियम पे ये टर्म क्या हो जाता है, 0। तो इन दोनों के बीच का कंप्रोमाइज को क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम। याद रखिएगा एनसीईआरटी में एक लाइन लिखी हुई है, ये सब स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इक्विलिब्रियम कैन बी एस्टैब्लिश्ड फॉर फिजिकल प्रोसेस एज वेल एज केमिकल रिएक्शन, दोनों के लिए पॉसिबल हो सकता है। इक्विलिब्रियम फिजिकल प्रोसेस मतलब जहां पे रिएक्शंस नहीं हो रही उनके लिए भी इक्विलिब्रियम आ सकता है, और केमिकल रिएक्शंस के लिए भी इक्विलिब्रियम आ सकता है। इक्विलिब्रियम किसी के लिए भी आ सकता है। सर इक्विलिब्रियम पे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों ही होते हैं, इसीलिए हम एक वर्ड यूज करेंगे, इवन न्यूमेरिकल जब सॉल्व करेंगे तो हम लोग बोलेंगे भी कि इक्विलिब्रियम मिक्सचर। इक्विलिब्रियम मिक्सचर क्यों लेते हैं सर, रिएक्टेंट होता या सिर्फ प्रोडक्ट, नहीं दोनों एग्जिस्ट करते हैं। हो सकता है रिएक्टेंट ज्यादा हो सकता है प्रोडक्ट ज्यादा हो, कोई टेंशन नहीं, लेकिन हाँ इक्विलिब्रियम पे दोनों ही एग्जिस्ट करते हैं, इक्विलिब्रियम मिक्सचर पे दोनों होंगे। ठीक है, अच्छा इक्विलिब्रियम को हम लोग डायनेमिक इक्विलिब्रियम क्यों बोलते हैं, डायनेमिक इन नेचर क्यों बोलते हैं, बिकॉज ये दो अपोजिट प्रोसेस में जा रहा है, इसलिए बोलते हैं डायनेमिक। डायनेमिक मतलब दो डायरेक्शंस में जा रहा है, इसीलिए इसको क्या बोल देंगे, डायनेमिक इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम अगर आयंस इन्वॉल्व कर लेगा तो उसको हम लोग क्या बोल देंगे, आयनिक इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम इन्वॉल्विंग आयंस इन एक्वस सॉल्यूशन इज नोन एज आयनिक इक्विलिब्रियम। तो ये ध्यान रखिएगा इक्विलिब्रियम क्या होता है। इक्विलिब्रियम मिक्सचर हो गया, डायनेमिक इक्विलिब्रियम हो गया, आयनिक इक्विलिब्रियम हो गया, इन सब चीजों का ध्यान रखिएगा। श्योर हो, देख लो अपने पास रिएक्टेंट प्रोडक्ट। सर ये बेसिक थ्योरेटिकल जो थ्योरी है इसकी उसकी बात करी जा रही है। सर इक्विलिब्रियम की बात की जाए तो इक्विलिब्रियम दो टाइप से निकाल सकते हैं प्रोसेस के ऊपर। इक्विलिब्रियम हमारे पास देखोगे तो इक्विलिब्रियम को अगर हम टाइप्स निकालने जाएं तो इक्विलिब्रियम अपने पास दो प्रोसेस में होता है। इक्विलिब्रियम को अगर फिजिकल प्रोसेस पे है तो उसको हम लोग क्या बोल देंगे, फिजिकल इक्विलिब्रियम। क्या बोल देंगे, फिजिकल इक्विलिब्रियम। फिजिकल इक्विलिब्रियम बहुत सिंपल सा है, कोई केमिकल रिएक्शन नहीं, कोई केमिकल रिएक्शन नहीं, ओनली फिजिकल चेंज हो रहा हो, फिजिकल चेंज हो रहा हो, ओनली फिजिकल चेंज हो रहा हो, मतलब सॉलिड लिक्विड में जा रहा हो, लिक्विड गैस में जा रहा हो, सिर्फ और सिर्फ फिजिकल चेंज हो रहा हो। सर फिजिकल स्टेट चेंज हो रहा हो। सर केमिकल इक्विलिब्रियम में सर रिएक्शंस के अंदर जो इस चैप्टर का पोर्शन है, केमिकल इक्विलिब्रियम में देखेंगे तो केमिकल इक्विलिब्रियम में क्या होगा सर, केमिकल इक्विलिब्रियम में सर केमिकल चेंज, केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस। और जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं ऐसे लिख देता हूं N2 + 3H2, ये रिएक्शन चला गया किस में, इक्विलिब्रियम में। यहां पर क्या करूंगा सर, कोई सॉलिड है और इक्विलिब्रियम में चला गया किसके साथ, लिक्विड के साथ, तो इसको हम लोग क्या बोल देंगे कि सर फिजिकल इक्विलिब्रियम। एंड द लास्ट वन दैट इज नोन एज आयनिक इक्विलिब्रियम। आयनिक इक्विलिब्रियम किसको बोल देंगे सर, आयनिक इक्विलिब्रियम क्या कहलाता है कि सर जहां पर आयंस इन्वॉल्व हो, रिएक्शंस इन्वॉल्विंग आयंस, जो कि अगला चैप्टर बन जाएगा, रिएक्शन इन्वॉल्विंग आयंस, इसी को हम लोग क्या बोल देंगे, आयनिक इक्विलिब्रियम। मतलब अगर मैं ऐसे लिख देता हूं
सर ये क्या हो जाएगा, आयनिक इक्विलिब्रियम हो जाएगा। तो फिजिकल, केमिकल और आयनिक इक्विलिब्रियम देख लो, फिजिकल, केमिकल और आयनिक इक्विलिब्रियम कैसे कन्वर्ट होता है। तीन अलग अलग प्रोसेस होंगे, तीन अलग अलग प्रोसेस होंगे, और उन तीनों के ऊपर हम लोग ऐसे अटेम्प्ट करेंगे। सर टाइप्स ऑफ प्रोसेस ऑन द बेस ऑफ फिजिकल एंड केमिकल इक्विलिब्रियम। सर देख लीजिए, फिजिकल, केमिकल और आयनिक। सबसे पहले छोटू सा फिजिकल, फिजिकल में कोई रिएक्शन होती नहीं है, फटाफट खत्म हो जाता है। फिजिकल इक्विलिब्रियम की बात करें तो यहां पर क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ किसके बारे में बात की जाएगी, फिजिकल चेंज की। सर फिजिकल इक्विलिब्रियम भी कहां अचीव होगा, सर सिर्फ और सिर्फ क्लोज्ड वेसल में। और सर यहां पर देख लीजिएगा, सर यहां पर फिजिकल इक्विलिब्रियम में सबसे पहले अगर फिजिकल इक्विलिब्रियम की बात की जाए तो क्लोज्ड वेसल लिया जाता है। यहां पर 5 टाइप के इक्विलिब्रियम आते हैं। कौन कौन से आते हैं, 5 टाइप के इक्विलिब्रियम, ध्यान सुनिएगा। कौन कौन से इक्विलिब्रियम आएंगे, जैसे सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम आएगा। अब सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम का मतलब क्या हो गया, चलिए बताइए कि सर जहां पर अगर मान लो कोई सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है बेटा, तो जल्दी जल्दी बताओ क्या होगा। सर इस केस में हम क्या बोलेंगे कि सर रेट ऑफ फ्यूजन ऑफ सॉलिड, रेट ऑफ फ्यूजन ऑफ सॉलिड, जितने टाइम में सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है उतने ही टाइम में रेट ऑफ कंडेंसेशन ऑफ या कूलिंग ऑफ या फ्रीजिंग बोल देता हूं, रेट ऑफ फ्रीजिंग ऑफ लिक्विड। सर ये जिस टेम्परेचर पे आता है, ये जिस टेम्परेचर पे होता है, उस टेम्परेचर को क्या बोलते हैं, जिस टेम्परेचर पे होता है उस टेम्परेचर को हम लोग बोल देते हैं मेल्टिंग पॉइंट या फिर फ्रीजिंग पॉइंट। जिस टेम्परेचर पे ये होता है उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, मेल्टिंग पॉइंट या फिर फ्रीजिंग पॉइंट। जिस टेम्परेचर पे ये इक्विलिब्रियम अचीव होता है उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, मेल्टिंग पॉइंट या फ्रीजिंग पॉइंट। पहला इक्विलिब्रियम सॉलिड लिक्विड का इक्विलिब्रियम, कि सर जितने टाइम में सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो उतने ही टाइम में लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट हो जाए, क्या कहलाएगा, सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम। सर सेकंड टाइप लिक्विड गैस इक्विलिब्रियम। अब आपके ऊपर है लिक्विड गैस इक्विलिब्रियम, लिक्विड गैस इक्विलिब्रियम। अब सर कहने को सर इक्विलिब्रियम है, आप इक्विलिब्रियम को शॉर्टकट में EQM लिखेंगे। EQM मतलब इक्विलिब्रियम, EQN मतलब, ध्यान सुन लीजिएगा, इस चैप्टर में बार बार इक्विलिब्रियम लिखना है तो मैं अब इस तरह से नहीं लिखूंगा, इक्विलिब्रियम ऐसे लिखूंगा। EQN लिखा हुआ है तो दैट इज इक्वेशन, उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, इक्वेशन बोल देते हैं। ठीक है, ध्यान सुनना, लिक्विड गैस इक्विलिब्रियम है तो लिक्विड गैस इक्विलिब्रियम का मतलब क्या हो जाएगा कि सर लिक्विड है और वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, गैस में कन्वर्ट हो रहा है। लिक्विड है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, गैस में कन्वर्ट हो रहा है। तो देख लो लिक्विड से गैस में जाएंगे तो इसमें क्या लिख देंगे कि सर जितने टाइम में रेट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ लिक्विड, रेट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ लिक्विड, जितने टाइम में लिक्विड वेपराइज करेगा, जितना लिक्विड गैस में वेपराइज करेगा, दैट इज इक्वल्स टू रेट ऑफ कंडेंसेशन ऑफ गैस। उतने टाइम में उतना गैस क्या हो जाएगा, सर गैस कंडेंस कर जाएगा, उतने टाइम में उतना गैस कंडेंस कर जाएगा। और जिस टेम्परेचर पे ये बातें होंगी, जिस टेम्परेचर पे ये बातें होंगी वो टेम्परेचर को ही हम लोग क्या बोल देंगे, जब ये इक्विलिब्रियम आएगा उस टेम्परेचर को ही हम लोग क्या बोल देंगे, सर उस टेम्परेचर को हम लोग बोल देंगे बॉइलिंग पॉइंट। उस टेम्परेचर को हम लोग क्या डिफाइन करते हैं, बॉइलिंग पॉइंट। जिस टाइम पे ये इक्विलिब्रियम अचीव होता है, जिस टेम्परेचर पे ये इक्विलिब्रियम अचीव होता है उस टेम्परेचर को ही हम लोग क्या बोल देते हैं, बॉइलिंग पॉइंट। उस टेम्परेचर को हम लोग क्या बोलते हैं, बॉइलिंग पॉइंट। अगर मैं बात करूं तो सॉलिड गैस इक्विलिब्रियम भी हो सकता है, सॉलिड गैस इक्विलिब्रियम भी हो सकता है। सॉलिड गैस इक्विलिब्रियम क्या होगा, सर जितने टाइम में, अब इसको बार बार आप खुद से सोच लो, अब आप खुद से सोचो, जितने टाइम में सॉलिड का सब्लिमेशन होगा, रेट ऑफ सब्लिमेशन ऑफ, रेट ऑफ सब्लिमेशन ऑफ, ध्यान से देखना, रेट ऑफ सब्लिमेशन ऑफ सॉलिड इज इक्वल्स टू उतने टाइम में सर गैस का सब्लिमेशन हो जाए। सब्लिमेशन बोल दो या इसी को एब्लिमेशन भी बोल देते हैं, रेट ऑफ एब्लिमेशन ऑफ गैस। उतने टाइम में गैस सॉलिड में कन्वर्ट हो जाए। सर यहाँ पर सॉलिड लिक्विड, सॉलिड गैस इक्विलिब्रियम आ जाए, यहाँ पर सॉलिड गैस इक्विलिब्रियम आ जाए। फिर देखोगे तो एक और इक्विलिब्रियम आता है, सॉल्यूशन में ऑलरेडी हमने करा हुआ है सर, उसको बोलते हैं कि सर गैस इन, चाहे हम लोग बोल देते हैं सॉलिड, सॉल्युबिलिटी ऑफ, सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। सॉलिड इन लिक्विड याद करो, हमने सॉल्यूशन चैप्टर में किया हुआ है कि सर इसमें क्या हो जाएगा, अगर कोई सॉलिड सॉल्यूट है, ध्यान सुनना, सॉलिड सॉल्यूट है लिक्विड सॉल्वेंट में गया, सॉलिड सॉल्यूट है लिक्विड सॉल्वेंट में गया तो वो क्या बना देगा, सॉल्यूशन। सर अगर ये इक्विलिब्रियम में है, अगर ये इक्विलिब्रियम में है तो क्या हो जाएगा, ये सारी कंडीशन इसके लिए भी वैलिड होंगी। ये देख लो, ये जो लिख रहे हैं किस कंडीशन पे लिख रहे हैं, इक्विलिब्रियम पे ही तो लिख रहे हैं। ये कब पॉसिबल है, एट इक्विलिब्रियम पॉसिबल है ना,
सर एक बात बताओ, सॉलिड सॉल्यूट लिक्विड सॉल्वेंट में डिसॉल्व कर रहा है, इसमें इक्विलिब्रियम आ जाएगा तो क्या होगा? याद कीजिए, हमने पढ़ा हुआ है, इसको हम लोग बोलते हैं कि सर जितना डिसॉल्व होगा एट इक्विलिब्रियम, रेट ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ सॉलिड, जितना सॉलिड डिसॉल्व होगा, रेट ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ सॉलिड इज इक्वल्स टू रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन ऑफ सॉल्यूशन, रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, उतना ही वो क्या हो जाए, क्रिस्टलाइजेशन कर दे। मतलब जितना सॉलिड इसमें डिसॉल्व होगा उतना ही इतना क्रिस्टलाइजेशन कर दे, उसी को क्या बोलेंगे, इक्विलिब्रियम। सर ये जो इक्विलिब्रियम का सॉल्यूशन था उसी को हम लोग क्या बोलते थे, याद करिएगा, सैचुरेटेड सॉल्यूशन बोलते थे। इसी को हम लोग क्या बोलते थे, सैचुरेटेड सॉल्यूशन बोलते थे। याद करो, हमने सॉल्यूशन 3 टाइप के पढ़े थे। हमने सॉल्यूशन, अब सॉल्यूशन चैप्टर याद कीजिएगा, वहां हमने पढ़ा भी था, एक अनसैचुरेटेड होता है, एक सैचुरेटेड होता है। सैचुरेटेड का मतलब क्या हो जाए, सैचुरेटेड मतलब आप कहां आ गए, इक्विलिब्रियम पे आ गए। और एक सुपर सैचुरेटेड था। वंस अपॉन ए टाइम सॉल्यूशन चैप्टर अब हमारा हो चुका है। तो 3 टाइप के सॉल्यूशन थे। अनसैचुरेटेड में आप और ज्यादा डिसॉल्व कर सकते थे, सैचुरेटेड में आप डिसॉल्व नहीं कर सकते, इक्विलिब्रियम पे आ चुका है, करने की कोशिश करेंगे, जितना सॉलिड डिसॉल्व होगा उतना ही सॉलिड क्या हो जाएगा, क्रिस्टलाइज हो जाएगा। तो सॉल्यूशन 3 टाइप का, अनसैचुरेटेड, सैचुरेटेड और क्या हो जाएगा, सुपर सैचुरेटेड हो जाएगा। तो सॉल्यूशन 3 टाइप का आ जाएगा। श्योर हो, सॉल्यूशन 3 टाइप का आ जाएगा, अनसैचुरेटेड, सैचुरेटेड और सुपर सैचुरेटेड। पक्का? तो ये देख लो अपने पास, ठीक है। सॉलिड गैस, लिक्विड गैस, सॉलिड गैस इक्विलिब्रियम, सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, ऐसे काम कर रहा होगा सैचुरेटेड सॉल्यूशन। श्योर हो? पक्का? तो सॉल्युबिलिटी की काम कर लो। अच्छा, एक और सॉल्युबिलिटी थी, एक और इक्विलिब्रियम था, पता है कौन सा? उसको बोलते हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन इक्विलिब्रियम। सर गैस इन इक्विलिब्रियम, गैस इन लिक्विड, अगर सर गैस को लिक्विड में डिसॉल्व करते थे, चलो याद करो, कितने लोगों को याद आ रहा है, गैस सॉल्यूट प्लस लिक्विड सॉल्वेंट, ये जो सॉल्यूशन बनता था भैया, इसको हम लोग क्या, कौन सा लॉ लगता था, इक्विलिब्रियम, वही सेम चीज, जितना गैस इसमें डिसॉल्व होगा उतने टाइम में उतना गैस बाहर आ जाएगा। याद कीजिएगा, हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि सर सॉल्युबिलिटी ऑफ, चलो मैं पूछ लेता हूं, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, क्या था, प्रेशर था। और इसको कौन सा लॉ बोलते थे, इसको कौन सा लॉ बोलते थे, हेनरीज लॉ बोलते थे। याद है हेनरीज लॉ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर था वंस अपॉन ए टाइम। सर ये सारी चीज़ें हमने करी हुई हैं। सॉल्यूशन चैप्टर ज़्यादा पीछे नहीं गए, बस थोड़ा सा ही पीछे थे। देखिएगा सॉल्यूशन 12th क्लास का भी आपका चलता चल रहा है। 12th क्लास में बस एक ही इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री रह चुका है, फिजिकल का पार्ट। सॉल्यूशन भी हो चुका है, केमिकल काइनेटिक्स भी हो चुका है। सॉल्यूशन चैप्टर में हेनरीज लॉ पढ़ा था, डॉल्टन्स इंटरप्रिटेशन पढ़ा था, इसके फॉर्मूलाज पढ़े थे कि सॉल्युबिलिटी जो होगी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी होगी। सर S1A/S2 इज इक्वल्स टू P1/P2 आ जाएगा, या फिर सर P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काई, P इज इक्वल्स टू KH इंटू काई होगा। ये हमने पढ़ा था शायद वंस अपॉन ए टाइम, ये सब कर लिया है हम लोगों ने, तो अब इसके ऊपर डिस्कशन नहीं करेंगे। हमें पता चल गया कि फिजिकल इक्विलिब्रियम कैसा होता है, फिजिकल इक्विलिब्रियम कैसा होता है ये पता चल गया। 5 टाइप के फिजिकल इक्विलिब्रियम देख लिए, सॉलिड, लिक्विड, लिक्विड गैस, अलग अलग तरीके से कर लिए, बस यही है। सर ये फिर एनसीईआरटी में कुछ लाइंस हैं, इनको फिर एक बार फिर से डिकोड कर लेते हैं। एनसीईआरटी में कुछ प्रॉपर्टीज दी गई हैं। इक्विलिब्रियम कैन ओनली अचीव्ड इन केस ऑफ क्लोज सिस्टम, बात तो सही है, सिर्फ और सिर्फ किसमें पॉसिबल है, क्लोज सिस्टम में। इक्विलिब्रियम इज ऑलवेज डायनेमिक इन नेचर, डायनेमिक इन नेचर क्यों, क्योंकि ऑब्वियस है दोनों साइड से हो रहा है। सर ये सारी की सारी जितनी भी मेजरेबल प्रॉपर्टीज हैं बिकम्स कांस्टेंट एट इक्विलिब्रियम, और इक्विलिब्रियम पे अगर इनका एक्सप्रेशन लिखा जाएगा तो उसी को हम लोग बोलेंगे कि उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी, और उसी कांस्टेंट को हम लोग नाम दे देते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। उसी कांस्टेंट का नाम क्या देते हैं हम लोग, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अगर सारी एक्सप्रेशन को लिख दें तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आ जाएगा। सर सारी मेजरेबल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, कांस्टेंट हो जाती हैं, सारी मेजरेबल प्रॉपर्टीज क्या हो जाती हैं, कांस्टेंट हो जाती हैं। एट इक्विलिब्रियम रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल्स टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन होता है। सर नो इंस्टेंट, कोई कभी भी रिएक्शन रुकती नहीं है, फॉरवर्ड बैकवर्ड बस इक्वल डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में चलती हैं, इसीलिए रिलेटिव कॉन्सेंट्रेशन चेंज नहीं होता, वो क्या हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है, रिलेटिव कॉन्सेंट्रेशन चेंज नहीं होता। एंड लास्ट में अगर तुम कुछ चेंज करने की कोशिश करोगे
तो यहां पर इसको अगर तुम कुछ चेंज करने की कोशिश करोगे, इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करने की कोशिश करोगे, तो ली चैटलियर्स प्रिंसिपल हम लोग यूज करके उसको फिर से क्या करेंगे, एडजस्टमेंट करना चालू कर देते हैं। तो एट इक्विलिब्रियम रेट ऑफ फॉरवर्ड इज इक्वल्स टू रेट ऑफ बैकवर्ड। एट नो इंस्टेंट एनी टाइप ऑफ रिएक्शन स्टॉप नहीं होती, ना फॉरवर्ड स्टॉप होगी ना बैकवर्ड स्टॉप होगी। रिलेटिव कॉन्सेंट्रेशन कभी भी चेंज नहीं होती। कोई भी चेंज करोगे, चाहे प्रेशर का, टेम्परेचर का, कॉन्सेंट्रेशन का, तो एक नया डिस्टर्बेंस क्रिएट करेगा और उससे हम लोग एडजस्ट कर लेंगे अकॉर्डिंग टू ली चैटलियर्स प्रिंसिपल। तो ये हमारा थ्योरेटिकल पोर्शन हो गया कि ये भाई थ्योरी है। इक्विलिब्रियम क्या है, एक ऐसा स्टेज है जहां पर रेट ऑफ फॉरवर्ड इज इक्वल्स टू रेट ऑफ बैकवर्ड आ जाए, रेट ऑफ फॉरवर्ड इज इक्वल्स टू रेट ऑफ बैकवर्ड आ जाए। पक्का? चलो फिजिकल स्टेट पे देखेंगे तो फिजिकल स्टेट पे दो टाइप के इक्विलिब्रियम आ जाते हैं। कौन कौन से? सर एक होमोजीनियस इक्विलिब्रियम होता है, होमोजीनियस इक्विलिब्रियम होता है, होमोजीनियस इक्विलिब्रियम होगा, और एक हो जाता है हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम। होमोजीनियस इक्विलिब्रियम और एक हो जाता है हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम। होमोजीनियस इक्विलिब्रियम और एक हो जाता है हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम। होमोजीनियस का मतलब क्या होगा? सर होमोजीनियस का मतलब क्या होगा? होमोजीनियस का मतलब क्या होगा कि सर आपका सर रिएक्टेंट जो फेज में होगा, अगर रिएक्टेंट गैस में है तो प्रोडक्ट भी क्या हो जाए, गैस में हो जाए। रिएक्टेंट अगर लिक्विड में है तो प्रोडक्ट भी क्या हो जाए, लिक्विड में हो जाए। हेट्रोजीनियस मतलब अलग अलग फेज होंगे। अब ये चीजें बार बार आपको, मतलब मुझे लगता है कि हर एक जगह आपको मिल जाएगा। रिएक्टेंट अगर सॉलिड में है, प्रोडक्ट गैस में हो जाए, मतलब यहां पर मोर देन वन फेज होगा, और यहां पर होमोजीनियस में क्या होगा, सेम फेज होगा, सबका सेम फेज होगा, सबका फिजिकल स्टेट क्या होगा, सबका सेम होगा। तो इसको बोलेंगे होमोजीनियस। ये क्या कहलाएगा, हेट्रोजीनियस। तो होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस दो टाइप के इक्विलिब्रियम और आ जाते हैं ऑन द बेस ऑफ देयर फिजिकल स्टेट, कि अगर सेम फिजिकल स्टेट में तो होमोजीनियस, अलग अलग है तो हेट्रोजीनियस कहलाएंगे। सर अभी जस्ट पढ़ने जा रहे हैं, ऑलरेडी हमें एक्टिव मास पता होता है। एक्टिव मास मतलब जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है। तो एक्टिव मास का मतलब ऐसा नहीं, जैसे कोई भी लिक्विड है या कोई भी गैस है तो उसके केस में एक्टिव मास का मतलब हो जाता है, कहीं भी एक्टिव मास कोई बोले तो इसका मतलब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। सर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट लेते हैं किसके केस में, सर मोल्स पर लीटर। ऑलरेडी आपको पता है मोलारिटी बोली जाती है। लेकिन अगर वो गैस है तो उस केस में प्रेशर लिया जाता है। ध्यान रखिएगा, एक्टिव मास क्या होता है, जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करे। एक्टिव मास क्या होता है, सर रिएक्शन में पार्टिसिपेट करे। अगर कोई लिक्विड है, लिक्विड के केस में, या सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन के केस में, सर एक्टिव मास किसके इक्वल होगा, सर लिक्विड या सॉल्यूशन के केस में एक्टिव मास किसके इक्वल होगा, सर मोलारिटी के इक्वल होगा। एक्टिव मास किसके इक्वल होगा, मोलारिटी के इक्वल हो जाएगा। किसके इक्वल होगा, मोलारिटी के इक्वल हो जाएगा, मोल्स पर लीटर। लेकिन अगर गैस है, अगर गैस रिएक्टेंट है तो इस केस में एक्टिव मास किसके इक्वल होता है, गैस रिएक्टेंट है तो एक्टिव मास किसके इक्वल होता है, सर प्रेशर के इक्वल। आपके पास सॉलिड नहीं लेते, सॉलिड, और ध्यान सुनिएगा, एक्टिव मास ऑफ सॉलिड, एक्टिव मास ऑफ सॉलिड और प्योर लिक्विड, सॉलिड और प्योर लिक्विड हमेशा कितना लिया जाता है, 1 लिया जाता है, यूनिटी ले लिया जाता है। क्यों? क्योंकि सर ये ना इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। सॉलिड क्या करेगा, अब बात बताओ, सॉलिड थोड़ा ना, गैस और लिक्विड क्या होते हैं, इधर से उधर मूव करते हैं। गैस और लिक्विड में कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा या कम हो सकती है, गैस का प्रेशर कहीं ज्यादा या कम हो सकता है। सॉलिड क्या है, सर सॉलिड यहाँ ग्लास में रखोगे वही रहेगा ना, वो थोड़ा मूव कर जाएगा। तो सॉलिड का एक्टिव मास क्या होता है, पूरा का पूरा एक्टिव होता है। प्योर लिक्विड भी होगा तो उसमें कोई सॉल्यूशन तो है नहीं, तो प्योर लिक्विड भी क्या होगा, पूरा का पूरा एक्टिव होता है। तो एक्टिव मास कोई बोले, मान लो किसी का एक्टिव मास निकालना है, तो एक्टिव मास में ध्यान सुनिएगा, कॉन्सेंट्रेशन लिखने का ये तरीका होता है। ये रिप्रेजेंट करता है कॉन्सेंट्रेशन, जो स्क्वायर ब्रैकेट लिख रहे ये रिप्रेजेंट करेगा कॉन्सेंट्रेशन। सर अगर आप पी लिखेंगे तो पी किसको रिप्रेजेंट करेगा, रिप्रेजेंट प्रेशर, प्रेशर। जैसे मैं अगर ऐसे लिख रहा हूं, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए लिखूंगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए लिखूंगा, लेकिन अगर मैं ऐसे लिखूंगा तो ये क्या हो जाएगा, प्रेशर ऑफ ए हो जाएगा, प्रेशर ऑफ ए हो जाएगा। ध्यान से देख लीजिएगा, स्क्वायर ब्रैकेट किसको रिप्रेजेंट करता है, कॉन्सेंट्रेशन को। कॉन्सेंट्रेशन क्या है, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम हो जाता है, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम हो जाता है। पक्का? देखिएगा सर, एक्टिव मास सॉलिड और प्योर लिक्विड का क्या लिया जाता है, एक्टिव मास ऑफ सॉलिड एंड प्योर लिक्विड इज अ कांस्टेंट क्वांटिटी। कितना लिया जाता है, यूनिटी लिया जाता है। क्यों? अब देखो इसका रीजन क्वेश्चन आ सकता है, बिकॉज इट इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी। इंटेंसिव प्रॉपर्टी थर्मोडायनेमिक्स से पढ़ते आ रहे हैं कि सर इसकी वैल्यू चेंज नहीं करती, इंडिपेंडेंट ऑफ मास होती है। तो याद रखिएगा सर, इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है बिकॉज इनके क्या होती हैं, इनका जो डेंसिटी होता है और मॉलिक्यूलर मास होता है ये कांस्टेंट रहता है, चेंज नहीं करता।
ठीक है। अब ये चीज इसके ऊपर मत लगा दीजिएगा, गैस के ऊपर मत लगा दीजिएगा, क्योंकि गैस का ना टेम्परेचर के साथ, प्रेशर के साथ, वॉल्यूम के साथ रिलेशंस चेंज होते हैं, तो गैस में मत अप्लाई कर दीजिएगा। एक्टिव मास ऑफ सॉलिड एंड प्योर लिक्विड इज अ कांस्टेंट बिकॉज इट इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी। इंटेंसिव मतलब इंडिपेंडेंट ऑफ मास है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ना ही उसका मास चेंज करेगा, ना ही उसकी डेंसिटी चेंज करेगी। तो गैस और लिक्विड में, प्योर लिक्विड में एक्टिव मास कितना लेना है? 1 लेना है। एक्टिव मास कितना लेना है? 1 लेना है। पक्का? चलो छोटे छोटे क्वेश्चन से बताओ। इन अ केमिकल रिएक्शन इक्विलिब्रियम इज सपोज्ड टू बी एस्टैब्लिश्ड व्हेन, क्या हो जाए? कॉन्सेंट्रेशन इक्वल हो, वेलोसिटी इक्वल हो। नहीं सर, क्या हो जाए सर? वेलोसिटी क्या हो जाए? वेलोसिटी मतलब, अरे केमिकल काइनेटिक्स पढ़ चुके हो, रेट ऑफ म्यूचुअली अपोजिट रिएक्शंस बिकम्स इक्वल, रेट ऑफ फॉरवर्ड इज इक्वल्स टू रेट ऑफ बैकवर्ड हो जाए। जिस केस में रेट ऑफ फॉरवर्ड इज इक्वल्स टू रेट ऑफ बैकवर्ड हो जाए। एक्टिव मास ऑफ प्योर लिक्विड एंड प्योर सॉलिड टेकन एज यूनिटी, ठीक है। एक्टिव मास ऑफ प्योर सॉलिड एंड प्योर लिक्विड डिपेंड्स ऑन द मॉलिक्यूलर मास, डिपेंड्स, ठीक है, बहुत बढ़िया सर। ये एक दूसरे क्या है? असर्शन रीजन है। डिसर्शन रीजन दोनों करेक्ट हैं और दोनों एक दूसरे क्या है? करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। करिए। When two reactions occurs at the same state, same rate, the system approaches to किस पे? सर सिस्टम किस पे अप्रोच कर जाएगा? सर स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम पे। अगर दो रिएक्शन सेम रेट से होना चालू हो जाए, अब ये थोड़ा सा यहाँ उल्टा लिखना चाहिए था, टू रिएक्शन इन अपोजिट डायरेक्शन लिखना चाहिए था, लेकिन अब नहीं लिखा है, तो भाई यही मान के चलेंगे कि दो रिएक्शन अगर सेम रेट के साथ होने लगे अपोजिट डायरेक्शन में, तो क्या बोलेंगे? उसको इक्विलिब्रियम बोलेंगे। उसको क्या बोलेंगे? इक्विलिब्रियम। ठीक है, उसको क्या बोलेंगे? इक्विलिब्रियम। अब ध्यान सुनना, लॉ ऑफ मास एक्शन किसने दिया? ये साइंटिस्ट का नाम उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ काम की चीज पता होना चाहिए। लॉ ऑफ मास एक्शन आपने केमिकल काइनेटिक्स अगर पहले पढ़ लिया है तो आपके लिए अभी ये कुछ भी नहीं है। क्यों? क्योंकि आपको ही पता है, ध्यान सुनिएगा, आपको ही पता है कि सर आप जब ऐसे रिएक्शंस लिख रहे थे, सॉरी ऐसे रिएक्शंस, आप लॉ ऑफ मास एक्शन, एक बात बताओ ना, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन क्या लिखोगे? सर ये लॉ ऑफ मास एक्शन की अब आपको जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि सर अब आपको पता है क्या? सर रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन जैसे ही लिखोगे तुम, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन क्या लिख दोगे? रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन क्या लिख दोगे? KF इंटू ए की पावर A, B की पावर क्या लिख दोगे? B लिखोगे। सिमिलरली अगर मैं तुमसे बोलूं रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, सर रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, फॉरवर्ड रिएक्शन किस पे डिपेंड करता है? किसी भी रिएक्शन का रेट हो सर वो किस पे डिपेंड करता है? रिएक्टेंट के ऊपर। सर रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन देखोगे C की पावर C, D की पावर क्या हो जाएगी? D। सर रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन क्या हो जाएगा? KB इंटू C की पावर C, D की पावर क्या हो गया? D। सर रेट ऑफ फॉरवर्ड इज इक्वल्स टू रेट ऑफ बैकवर्ड। सर आपने क्या बोला? सर मैंने रेट लॉ ऑफ मास एक्शन लगाया। देखना रेट लॉ ऑफ मास एक्शन क्या बोलता है? लॉ ऑफ मास एक्शन क्या बोलता है? लॉ ऑफ मास एक्शन यही बोलेगा ना। लॉ ऑफ मास एक्शन क्या बोलेगा? देखो कि सर रेट ऑफ जो होता है, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मासेस ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज रेज टू पावर इक्वल टू स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। पक्का ये लिख सकते हैं। अब मुझे पता है एट इक्विलिब्रियम क्या होता है? एट इक्विलिब्रियम ध्यान सुनिएगा, एट इक्विलिब्रियम क्या लिख सकते हैं? तो एट इक्विलिब्रियम हम लोग लिख सकते हैं सर रेट ऑफ फॉरवर्ड इज इक्वल्स टू रेट ऑफ बैकवर्ड। इक्विलिब्रियम पे यही लिख सकते हैं। तो सर यहां पर क्या हो जाएगा? KF इंटू A की पावर A, B की पावर B। सर ये क्या हो जाएगा? KB इंटू C की पावर C, D की पावर D। सर जैसे ही इक्विलिब्रियम लिखा, ये सारी कांस्टेंट कॉन्सेंट्रेशन जो होगी वो क्या हो जाएगी? कांस्टेंट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इक्विलिब्रियम पे सर कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाती है? कांस्टेंट। ये देखिएगा KF अपॉन KB, सर ये रेट कांस्टेंट है, ये यूनिट है। ये देखिएगा C की पावर C, D की पावर D, A की पावर A, B की पावर क्या हो गई? B हो गई। ये B की पावर B हो गया। सर इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं? इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बोल देते हैं। इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। क्यों? वो रेट कांस्टेंट भी कांस्टेंट होता है। सर देखिएगा इन सबका कॉन्सेंट्रेशन क्या है? ये जितने भी लिखे गए हैं ये सारे कॉन्सेंट्रेशन कितने पे लिखे गए हैं? ये ऑल कॉन्सेंट्रेशन आर टेकन एट इक्विलिब्रियम। सर आपने इक्विलिब्रियम पे ये सारी कॉन्सेंट्रेशन का रेशियो लेंगे तो सारा कांस्टेंट होगा एंड दैट इज नोन एज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट।
तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को आप चाहें तो केमिकल काइनेटिक्स से भी रिलेट कर सकते हैं। अब देखो चैप्टर का बैरियर आपका खत्म होता जा रहा है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को आप चाहें तो क्या लिख सकते हैं, रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड अपॉन बैकवर्ड भी लिख सकते हैं, या किसी रिएक्शन का किसी भी रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखना चाहते हैं तो प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन रेज टू देयर स्टोइचियोमेट्रिक पावर डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन रेज टू देयर स्टोइचियोमेट्रिक पावर, यही होगा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ऐसे लिख दीजिए। किसने बोला सर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, लिख दीजिए। अब ये डेरिवेशन थोड़ा ना हमेशा करेंगे, ये रहा रिएक्शन, ये रहा, इस रिएक्शन को देख के इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिख सकते हैं। कैसे, लॉ ऑफ मास एक्शन, या फिर सर रेट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केएफ अपॉन केवी से भी निकाल सकते हैं, केएफ अपॉन केवी से भी निकाल सकते हैं, तो निकालते रहिए। पक्का। चलिए सर लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम क्या कहता है भाई साहब, जो अभी आपने पढ़ा उसी को लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम बोलते हैं। बस उसका स्टेटमेंट लिख दिया जाता है। जैसे मैंने ये रिएक्शन लिखी है, ये रिएक्शन देखना ध्यान से, ये रिएक्शन लिखा तो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की बात की जाए, इसके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की बात की जाए तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ, ध्यान सुनना, इन टर्म्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन बोलूंगा, ध्यान सुनना, कॉन्सेंट्रेशन बोलूंगा तो इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, केसी बोल देते हैं। इसकी वैल्यू क्या लिखूंगा सर, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स रेज टू देयर स्टोइचियोमेट्रिक पावर। ध्यान सुनिएगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन द टर्म्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, सर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन किससे रिप्रेजेंट किया जाता है सर, इस तरह से। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ, अगर किसने बोला नहीं सर मुझे कॉन्सेंट्रेशन के टर्म्स में मत बताओ, प्रेशर के टर्म्स में बताओ, तो इसको हम लोग क्या लिख देते हैं, केपी लिख देते हैं। केपी क्या होता है सर, कुछ नहीं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ प्रेशर, सर प्रेशर ऑफ सी की पावर सी, प्रेशर ऑफ डी की पावर डी, प्रेशर ऑफ ए की पावर ए, प्रेशर ऑफ बी की पावर बी, प्रेशर ऑफ बी की पावर बी, यही हो जाएगा सर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ अगर मोल फ्रैक्शन भी बोल दिया जाए, ऐसे तो बहुत रेयर यूज होता है, लेकिन अगर मोल फ्रैक्शन के टर्म्स में भी बोल दिया जाए तो इसको हम लोग बोल देंगे के काई, और ये वैल्यू क्या रिप्रेजेंट करता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सी की पावर सी, मोल फ्रैक्शन ऑफ डी की पावर डी, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए की पावर ए, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी की पावर बी, ये ध्यान रखिएगा। सर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम पे क्या था, सारी मेजरेबल प्रॉपर्टीज क्या है, कांस्टेंट। अगर मैं बोल रहा हूं कि ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे जा रहा है तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम सर इन सब का कॉन्सेंट्रेशन का रेशियो ले लीजिए, चाहे प्रेशर का रेशियो ले लीजिए, चाहे मोल फ्रैक्शन का रेशियो ले लीजिए, बस रेशियो लेते टाइम क्या ध्यान रखिएगा सर, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट लेंगे रेज टू देयर स्टोइचियोमेट्रिक पावर, सर प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट अपॉन रेज टू देयर स्टोइचियोमेट्रिक पावर डिवाइडेड बाय प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट या कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेज टू देयर स्टोइचियोमेट्रिक पावर। याद रखिएगा तीन टाइप के इक्विलिब्रियम आ सकते हैं, कॉन्सेंट्रेशन के टर्म्स में, प्रेशर के टर्म्स में, काई के टर्म्स में, और इन सबके बीच का रिलेशन भी ध्यान रखिएगा, रिलेशन ध्यान रखिएगा क्या होगा, केपी इज नथिंग केसी इनटू, डेरिवेशन बेटा नहीं करनी है, इस बात का ध्यान रखना, क्योंकि अब डेरिवेशन करने का टाइम है नहीं कि बैठ के इसको डिराइव कर रहे हैं। अब केपी इज नथिंग, केपी इज इक्वल्स टू केसी इंटू आरटी की पावर डेल्टा एनजी, या फिर के काई इंटू पी टोटल की पावर डेल्टा एनजी। सर ये डेरिवेशन अपने पास हमें नहीं करना, हमें बस जानना है कि केपी और केसी के बीच का अलग अलग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है तो उनके केस में क्या होता है। सर वेयर डेल्टा एनजी इज नंबर ऑफ गैसियस मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, गैसियस मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। तो देख लो, मैंने बोला इक्विलिब्रियम पे क्या हो जाता है, सब कुछ कांस्टेंट हो जाता है, चाहे वो कोई भी मेजरेबल प्रॉपर्टी क्यों ना हो। तुमने बोला प्रेशर, यस सर प्रेशर भी कांस्टेंट है, कॉन्सेंट्रेशन, यस सर वो भी कांस्टेंट है, मोल फ्रैक्शन वो भी कांस्टेंट है। तीन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आप निकाल सकते हैं, केपी, केसी और के का। याद रखिएगा कॉन्सेंट्रेशन लिया है, नंबर ऑफ मोल से मत निकाल देना कि सर हम नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट कर देते, नहीं, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट होता है, प्रेशर कांस्टेंट होता है। कोई बोले सर वॉल्यूम, अरे भाई वॉल्यूम कहाँ, तीन ही चीजें कांस्टेंट करनी है मेजरेबल में, ठीक है। अच्छा इनके बीच में रिलेशन क्या है, केपी की वैल्यू क्या होती है, केसी इंटू आरटी की पावर डेल्टा एनजी। डेल्टा एनजी क्या है, गैसियस मोल्स प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। सर ये क्या है, डेल्टा एनजी, पक्का। अच्छा लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम को कोई स्टेटमेंट पूछ दे, कोई पूछे सर लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम का स्टेटमेंट बताओ, लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम का स्टेटमेंट बताओ।
सर पता है स्टेटमेंट क्या होता है? एनसीईआरटी पढ़ोगे ना तुम्हें ये मिल जाएगा, मैं लिख देता हूं, तुम्हें भी मजा आएगा। एट कांस्टेंट टेम्परेचर द रेशियो ऑफ प्रोडक्ट ऑफ concentration of reactive product raised to their stoichiometric coefficient 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 the ratio of product of concentration of product raised to their stoichiometric coefficient, ठीक है, to the product of concentration of reactants raised to their stoichiometric coefficient अब ये लिखते रहो, raised to their stoichiometric coefficients has a constant volume। इनका रेशियो लोगे तो वो क्या कहलाएगा? उसकी एक कांस्टेंट वैल्यू होगी, नोन एज, उस कांस्टेंट वैल्यू को क्या बोलेंगे? नोन एज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। सर ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को बस डिफाइन करने का एक तरीका है, बस ये जान जाओ भाई, ये मजाक किया जा रहा है और कुछ भी नहीं। मतलब ये उस टाइम से ये बोला जा रहा है कि सर ये जो रिएक्शन आपने लिखा था, सर इस रिएक्शन में अगर देखेंगे तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किसको बोलते हैं? देखिएगा, अब ये लाइन पढ़ के देखिएगा। सर ये कुछ नहीं, एनसीईआरटी में है, इसीलिए बता दे रहा हूं। पता चला सर आपने इतना बड़ा स्टेटमेंट नहीं लिखा। अरे भाई देख लिया यार, लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम क्या बोलता है कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर द रेशियो ऑफ प्रोडक्ट ऑफ concentration of products रेज टू देयर स्टोइचोमेट्रिक पावर। ये सारे के सारे जो छोटू लिखे हैं वो सारे के सारे क्या हैं? स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट हैं। तो ये आ जाएंगे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ये आ जाएगा C की पावर C, D की पावर D, A की पावर A, B की पावर B, इसी को भूलेंगे। और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मुझे अब पता चल गया कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भैया 3 तरीके से लिख सकता हूं। कौन कौन से? सर Kc लिख सकता हूं, Kp लिख सकता हूं, और क्या लिख सकता हूं? Kchi लिख सकता हूं। पक्का? सर इन तीनों के बीच का रिलेशन भी ध्यान रखिएगा। सर क्या लिखा मैंने? Kp इज इक्वल्स टू Kc RT की पावर डेल्टा Ng। पहले इसको रिलेट कर लेते हैं। सर अगर ध्यान सुनना, अगर डेल्टा Ng ग्रेटर देन 0 हुआ, ध्यान सुनना, डेल्टा Ng की वैल्यू ग्रेटर देन 0 हुई तो सर एक बात बताइएगा, Kp और Kc में कौन बड़ा होगा? Kp और Kc में कौन बड़ा होगा? R इंटू टी की पावर डेल्टा Ng। तो सर Kp की वैल्यू क्या हो जाएगी? Kp की वैल्यू क्या हो जाएगी? Kc से बड़ी हो जाएगी। अगर डेल्टा Ng इक्वल्स टू 0 हो गया तो उस केस में Kp इज इक्वल्स टू व्हाट? Kc हो जाएगा। और अगर डेल्टा Ng लेस देन 0 हो गया तो उस केस में Kp इज लेस देन क्या हो जाएगा? Kc हो जाएगा। Kp इज लेस देन क्या हो जाएगा? Kc हो जाएगा। सर देख लो, सर कभी कभी ये वाले केसेस बहुत पूछे जाते हैं। आपसे कोई पूछ दे सर Kp इज इक्वल्स टू Kc कब कब हो सकता है? Kp इज इक्वल्स टू Kc कब कब हो सकता है? याद रखिएगा, जब डेल्टा Ng की वैल्यू कितनी हो जाए? 0, या फिर RT की वैल्यू क्या हो जाए? 1, या फिर टेम्परेचर की वैल्यू क्या हो जाए? 1/R। ध्यान से देख लीजिए, Kp इज इक्वल्स टू Kc कब पॉसिबल है? Kp इज इक्वल्स टू Kc दो ही कंडीशन में पॉसिबल है, या तो डेल्टा Ng की वैल्यू कितनी हो जाए? 0, डेल्टा Ng की वैल्यू कितनी हो जाए? 0, या फिर आपके पास RT की वैल्यू कितनी हो जाए? 1, RT की वैल्यू कितनी हो जाए? 1। सिमिलरली अभी आपने एक और रिलेशन लिखा था, Kp इज इक्वल्स टू Kchi। सर P टोटल की पावर क्या लिखा था? डेल्टा Ng। सर अगेन सर यहां पर भी देखेंगे, अगर डेल्टा Ng की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगा तो Kp इज ग्रेटर देन Kchi। अगर डेल्टा Ng की वैल्यू इक्वल टू 0 हो गई तो फिर से Kp और Kchi क्या हो जाएगा? इक्वल। और अगर डेल्टा Ng की वैल्यू लेस देन 0 हो गया तो Kp इज लेस देन Kchi। सर आपको देख लो, अगर मैं बोलूं Kp और Kchi कब कब इक्वल हो सकते हैं तो देखना दो केस यहां पर भी आएगा। Kp और Kchi कब इक्वल होगा? सर मोल फ्रैक्शन का टर्म कब इक्वल होगा? जब क्या हो जाए? टोटल प्रेशर क्या हो जाए? 1 हो जाए। टोटल प्रेशर क्या हो जाए? 1 हो जाए। सर देखना, एक सिंपल सा एक टर्म बता रहा हूं,
एक लास्ट चीज, अगर डेल्टा एन जी जीरो है, अगर आपका प्रोडक्ट और रिएक्टेंट में सेम जगह सेम गैसियस मोल्स हैं, तो केपी लिखो चाहे केसी लिखो चाहे के काई लिखो, ये सब के सब क्या होंगे, इक्वल ही होंगे। याद रखिएगा, अगर आपका डेल्टा एन जी जीरो है, डेल्टा एन जी मतलब गैसियस मोल्स रिएक्टेंट के और प्रोडक्ट के, अगर दोनों इक्वल हैं, दोनों साइड इक्वल है, मतलब 2 मोल्स रिएक्टेंट के और 2 मोल्स प्रोडक्ट के गैसियस मोल्स हैं, तो उस केस में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट चाहो तो प्रेशर के टर्म में लिखो, चाहो तो कॉन्सेंट्रेशन के टर्म में लिखो, चाहो तो मूल फ्रैक्शन के टर्म्स में लिखो, सब इक्वल आएंगे, कोई भी अलग नहीं आएगा, सब के सब इक्वल आएंगे। लिखते कैसे हैं, देखो लिखने का तरीका क्या है सर, लिखने का तरीका प्रेशर के टर्म में केपी केसी, कॉन्सेंट्रेशन के टर्म में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, मोल फ्रैक्शन के टर्म में के काई। इनके बीच का रिलेशन क्या होता है ये देख लिया, इनके बीच का रिलेशन क्या होता है ये देख लिया, पक्का। अब वैल्यूज पुट करके आंसर निकाल देना, वैल्यूज पुट करके आंसर निकाल दो। जैसे मान लो ये क्वेश्चन पूछा गया है, क्या होगा, अरे रुक जाओ, ये गड़बड़ है, ये गड़बड़ है, गड़बड़ है इसमें, इसका बताओ ये क्या होगा। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन बताना है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन बताना है, कैसे बताओगे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का एक्सप्रेशन कौन सा होगा, देखना ध्यान से भाई, इजी क्वेश्चन है, गलत मत कर देना। क्या होगा बताओ, इसके केस में सीधा सीधा प्रोडक्ट देखो, N2O H2O की पावर होल थ्राइस, NH3 का पावर नहीं, ये नहीं होगा, N2O H2O का होल थ्राइस, NH3 की पावर 2, O2 की पावर 2, यही होगा। बाकी सब देख लोगे, सब जगह कुछ ना कुछ गड़बड़ आएगा ही आएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। अरे बस एट ऑन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बताना है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे लिखेंगे इस रिएक्शन का, लिखो सर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कॉन्सेंट्रेशन के टर्म में लिखना है, तो प्रोडक्ट की पावर 2, रिएक्टेंट की पावर क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट की पावर 2, रिएक्टेंट की पावर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। सर कॉन्सेंट्रेशन HI का कितना है, 0.8 इंटू 0.8 हो गया, स्क्वायर करेंगे। IH2 का और I2 का कितना है, 0.1 इंटू 0.1 हो गया, डेसिमल 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 उड़ा दो, आंसर कितना आ जाएगा, 64 आ जाएगा, आंसर कितना आ जाएगा, 64 आ जाएगा। फॉर अ रिवर्सिबल रिएक्शन रेट कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन का दिया हुआ है, रेट कांस्टेंट KF अपॉन KB कर देंगे, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आ जाएगा। सर देख लो, 2 चैप्टर्स मर्ज हो रहे हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और केमिकल काइनेटिक्स। KF अपॉन KB, KF की वैल्यू कितनी है, 2.38 इंटू 10 की पावर -4। सीधा सीधा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है भाई, सीधा सीधा इस क्वेश्चन में, इक्विलिब्रियम चैप्टर में यही अच्छी बात होती है, पूरा पूरा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, आराम से हो जाता है। देख लो KF अपॉन KB, सर क्या हो जाएगा, ये देखना अपने पास, 10 की पावर -5, ये कितना हो जाएगा, 3 के आसपास, 2 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, 2.92 आ जाएगा। क्या आंसर आ जाएगा, बी इज द करेक्ट आंसर, बी इज द करेक्ट आंसर। रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड बैकवर्ड रिएक्शन दिया है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दिया है, निकाल लो। वीडियो पॉज करो, अटेम्प्ट करो, वीडियो पॉज कीजिए, अटेम्प्ट कीजिए। सर आपको अब निकालना है KF की वैल्यू क्या हो जाएगी, K इक्विलिब्रियम इंटू KB हो जाएगा। K इक्विलिब्रियम कितना है, 1.5 इंटू ये कितना हो गया, 7.5 इंटू 10 की पावर -4। सर ये कितना हो जाएगा, 7.5 मतलब 7 और ये आ जाएगा। क्या आंसर आ जाएगा, C इज द करेक्ट आंसर। चलो, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे निकालते हैं, 3 तरीके से, KP KC KK, 3 तरीके से निकाल दिया जाता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अब बात करते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किसके किसके ऊपर डिपेंड करता है। सबसे पहली चीज सर, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किसी भी रिएक्शन में देखेंगे तो टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है। कोई भी रिएक्शन, फॉर एनी रिएक्शन, गिवन रिएक्शन, फॉर एनी गिवन रिएक्शन, याद करो, फॉर एनी गिवन रिएक्शन, ये चीज हमने लास्ट में जब हम लोग आए थे वहां पर थर्मोडायनेमिक्स में तो हमने पढ़ा भी था। फॉर एनी गिवन रिएक्शन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिपेंड्स ओनली ऑन टेम्परेचर। क्यों, क्योंकि सर याद करो, K इक्विलिब्रियम, ये ऐसा कुछ लिखा था LN, K इक्विलिब्रियम इज नथिंग डेल्टा S0 अपॉन R माइनस डेल्टा H0 अपॉन RT था। सर हमने ये भी पढ़ा था LN K2/K1 डेल्टा H0 अपॉन R पढ़ा था 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2 लॉग। अलग अलग अगर हम टेम्परेचर पे, अलग अलग टेम्परेचर पे अगर हम लोग निकालना शुरू करें तो इंथैल्पी के साथ रिलेट करते थे, इंथैल्पी के साथ रिलेट करते हैं 1/T1 माइनस 1/T2, यही था शायद log K2 इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किसी गिवन रिएक्शन में, क्योंकि रिएक्शन जब गिवन होगी तो उसकी इंथैल्पी कांस्टेंट होगी, सर एंट्रोपी कांस्टेंट होगी, नहीं डिपेंड करेगा।
सर इक्विलिब्रियम कभी भी किस पे डिपेंड करता है? टेम्परेचर पे। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कभी भी, याद रखना, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कभी भी, सर के इक्विलिब्रियम पे यहीं पे लिख देता हूं, के इक्विलिब्रियम डू नॉट डिपेंड्स ऑन, इसकी वैल्यू एक बार निकाल दी ना, डिपेंड्स ऑन सर कॉन्सेंट्रेशन, प्रेशर, इन सब पे डिपेंड नहीं करेगा। प्रेशर, वॉल्यूम, इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला इसको। क्यों? अरे सर आपका आपने एक बार रिएक्शन का इक्विलिब्रियम निकाल दिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। कैटलिस्ट से भी इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कैटलिस्ट से भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को इन सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। आप वॉल्यूम ज्यादा करेंगे एडजस्ट कर लेगा। आपने एक बार किसी रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकाल दिया तो उसके बाद कॉन्सेंट्रेशन चेंज करोगे, रिएक्शन ज्यादा या कम हो सकती है। प्रेशर चेंज करोगे, रिएक्शन फॉरवर्ड या बैकवर्ड शिफ्ट करती रहेगी, बट उससे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को फर्क नहीं पड़ेगा। इक्विलिब्रियम इधर से उधर हो सकता है, जैसे ली चैटली से पढ़ेंगे, इक्विलिब्रियम इधर से उधर हो सकता है, लेकिन कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो एक बार वैल्यू आ गई, वो फर्क आ गया। जैसे आपके एग्जाम में 720 नंबर का एग्जाम है, ये फिक्स्ड है। अब आपकी मर्जी, आप 720 में 500 लेके आते हैं, 520 लेके आते हैं, 720 लेके आते हैं, वो आपकी जरूरत, आपके हिसाब से। आप फिजिक्स में ज्यादा लेके आइए, केमिस्ट्री में कम लेके आइए, वो आपकी कहानी है। लेकिन जो फिक्स्ड है वो फिक्स्ड है। एक बार रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकल गया तो वो फिर कॉन्सेंट्रेशन, टेम्परेचर, प्रेशर पे डिपेंड नहीं करता। ठीक है, टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा क्योंकि ऑब्वियसली टेम्परेचर चेंज करेंगे तो उस पर डिपेंड करेगा। सर दूसरा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किस पे डिपेंड करेगा? डिपेंड्स ऑन, डिपेंड्स ऑन, ध्यान सुनना, डिपेंड्स ऑन सर स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट। स्टोइचियोमेट्री पे लिख देता हूं। स्टोइचियोमेट्री मतलब, ध्यान सुनिएगा, स्टोइचियोमेट्री पे कैसे डिपेंड करेगा? अगर कोई रिएक्शन दी हुई है, ध्यान सुनना, ए से बी का रिएक्शन दिया गया है, अगर इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट x है, आपने इफ रिएक्शन इज मल्टीप्लाइड बाय, ध्यान सुनिएगा, अगर रिएक्शन को मैंने किससे मल्टीप्लाई कर दिया, इफ रिएक्शन इज मल्टीप्लाइड बाय n, अगर रिएक्शन को n से मल्टीप्लाई किया, देन सर क्या हो जाएगा? सर सबके आगे n टाइम्स लग जाएगा। अगर आपने रिएक्शन को n टाइम्स किया तो सर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पता है क्या हो जाता है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या हो जाता है? x की पावर n हो जाएगी। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इस रिएक्शन का कितना हो जाएगा? इस रिएक्शन का कितना हो जाएगा? सर n पावर n। अगर आपने रिएक्शन को n से मल्टीप्लाई किया, याद करो, अगर इस रिएक्शन का इंथैल्पी दिया होता, अगर इंथैल्पी दिया होता y किलो जूल्स, तो सर आप इंथैल्पी कितना कर देते? इस रिएक्शन का इंथैल्पी कितना मल्टीप्लाई? इंथैल्पी क्या होती है? मल्टीप्लाई होती है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कहाँ जाता है? पावर में जाता है। याद रखिएगा सर, कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, अगर आपने रिएक्शन को मल्टीप्लाई n से किया, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट सीधा सीधा कहाँ चला जाएगा? पावर n पे। लेकिन हाँ, इंथैल्पी को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर आप रिएक्शन को डिवाइड करते, ध्यान सुनिएगा, अगर आप रिएक्शन को डिवाइड करते, इफ रिएक्शन इज डिवाइडेड बाय n, अगर n से डिवाइड करते हैं, देन उस केस में सुनिएगा, a 1/n किया, जो आपको थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ाया गया, आज उसी का यूज किया जा रहा है। सर अगर आपने n से डिवाइड कर दिया तो पता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या हो जाएगा? 1/n। सर ये क्या हो जाएगा? y/n हो जाएगा। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या हो जाएगा? 1/n। पावर में क्या हो जाएगा? 1/n। ध्यान रखिएगा, जब भी कोई क्वेश्चन देगा, जब भी कोई क्वेश्चन देगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट स्टोइचियोमेट्री पे डिपेंड करती है, स्टोइचियोमेट्री पे डिपेंड करती है, स्टोइचियोमेट्री पे डिपेंड करती है। और स्टोइचियोमेट्री का मतलब क्या हो गया कि सर अगर आपने स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट चेंज किया बाई मल्टीप्लीकेशन या डिवीजन, ऑब्वियसली बाई मल्टीप्लीकेशन या डिवीजन, अगर आपने स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट चेंज किया तो वो क्या हो जाएगा? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऐसे फ्लक्चुएट कर जाएगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऐसे फ्लक्चुएट करता रहेगा। पक्का। इंथैल्पी अलग होती है, इंथैल्पी अलजेब्रिक की तरह चलती है। अच्छा कोई बोले ऐसा क्यों हो रहा है? इंथैल्पी क्या होती है? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। इंथैल्पी जो होती है एडिटिव इन नेचर होता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट नहीं होता। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है? वो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी नहीं है, वो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी नहीं है, वो क्या करेगा? अपना अपने जिंदगी जिएगा। तो अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की बात करें, रिएक्शन मल्टीप्लाई करेंगे, पावर क्या हो जाएगा? n। रिएक्शन को सर डिवाइड करेंगे, पावर क्या हो जाएगा? n। तीसरा जो सर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किस पे डिपेंड करता है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिपेंड्स ऑन मोड ऑफ रिप्रेजेंटेशन। आप कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मतलब ध्यान सुनिएगा, अगर आपने क्या किया, ध्यान सुनिएगा, ये देखिएगा सर, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आप क्या लिखेंगे? सर b/a लिखेंगे, और इसकी वैल्यू मैंने आपको क्या बोल दी? सर x बोल दी। ये क्या है सर? इस तरह से रिएक्शन लिखा हुआ है, किसने बोल दिया? सर मैं ऐसा रिएक्शन लिख दूंगा तो मतलब ये क्या हो गया? फॉरवर्ड हो गया।
ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में लिख दिया तो ऐसा आएगा। मोड ऑफ रिएक्शन मतलब भाई आप फॉरवर्ड में लिखोगे, और किसने बोला सर बैकवर्ड कर दें तो, अरे भैया बैकवर्ड कर दोगे तो क्या हो जाएगा, बैकवर्ड कर दोगे तो रिएक्शन कैसे आ जाएगी, ऐसे हो जाएगी। सर इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अगर x है तो इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ये क्या लिख दूंगा, बैकवर्ड लिख दूं। सर इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, a/b हो जाएगी। और शायद आपको दिख रहा हो ये कांस्टेंट क्या है, फॉरवर्ड का है। देख लो, मैं यहां से एक बात लिख सकता हूं कि भैया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉरवर्ड या फिर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बैकवर्ड, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करोगे, एक दूसरे के ये क्या होते हैं, रेसिप्रोकल होते हैं। एक दूसरे के क्या होते हैं, रेसिप्रोकल होते हैं। मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अगर फॉरवर्ड दिया है तो 1 इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या कर सकते हो, बैकवर्ड लिख सकते हो। एक दूसरे के क्या होते हैं सर, ये क्या होते हैं, एक दूसरे के क्या होते हैं सर, ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। अगर रिएक्शन को ध्यान सुना, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 2-3 फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। एक तो गिवन रिएक्शन है तो उस पे सिर्फ टेम्परेचर पे, अगर आपने स्टोइचियोमेट्री चेंज कर दी, अगर आपने स्टोइचियोमेट्री चेंज कर दी तो सर उसके ऊपर डिपेंड करेगी। मल्टीप्लाई करोगे सर पावर में चला जाएगा, डिवाइड करोगे पावर 1/n हो जाएगी। सर अगर आपने रिएक्शन को रिवर्स कर दिया, रिएक्शन फॉरवर्ड के बदले बैकवर्ड लिख दिया तो सर वो क्या हो जाएगा, 1/x हो जाएगा। मतलब जितना बड़े वैल्यू ऊपर होगी आते टाइम उतनी कम हो जाएगी, उतनी कम हो जाएगी ना सर, ध्यान से देख लीजिए, जितनी बड़ी वैल्यू होगी उतनी बड़ी कम हो जाएगी, पक्का। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या है, इसकी कुछ बेसिक चीजें हैं कि सर वो किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे। वो तो ऑब्वियस रिएक्शन को देखते ही डिसाइड हो गया कि सर जैसा टेम्परेचर होगा एक्सो एंडो, नॉर्मली केस में ऐसे नॉर्मल इन जनरल बता देता हूं, इन जनरल एंडोथर्मिक रिएक्शन में इक्विलिब्रियम टेम्परेचर बढ़ाओगे, एक टेम्परेचर बढ़ाओगे, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में, ऑब्वियस एक्सोथर्मिक रिएक्शन में टेम्परेचर बढ़ाएंगे वो डिक्रीज कर जाएगा। ठीक है, तो देख लो ऐसा होगा। सर टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा, स्टोइचियोमेट्री पे डिपेंड करेगी, और सर किस तरह से रिप्रेजेंट कर रहे हो इस पे डिपेंड करेगा। एंड फोर्थ एंड लास्ट फैक्टर, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट depends on, equilibrium constant depends on steps of reaction। मतलब अगर आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, मैं बोलूं ध्यान सुनना, जैसे अभी आपने सर हेस लॉ पढ़ा है, थर्मोडायनेमिक्स में अपने थर्मोकेमिस्ट्री में पढ़ा, ये सारे लॉज एक टाइप से इनडायरेक्ट में थर्मोकेमिस्ट्री में पढ़े थे। याद करो थर्मोडायनेमिक्स में क्या पढ़ा था सर, अगर रिएक्शन को मल्टीप्लाई करोगे n टाइम्स हो जाएगा, डिवाइड करोगे डिवाइड बाय एंथैल्पी के लिए पढ़ा था ना। आज किसके लिए पढ़ रहे हो, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के लिए पढ़ रहे हो। आज किसके लिए पढ़ रहे हो, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के लिए पढ़ रहे हो। तो सिमिलरली अगर आपको मैं बोलता हूं, ध्यान सुनिएगा, ए से बी जा रहे हैं, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अगर आपका x1 दिया है, सर बी से आप सी जा रहे हैं, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अगर आपको x2 दिया गया है, सी से अगर डी जा रहे हैं, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अगर आप x3 दे रहे हैं। अगर आप रिएक्शंस ऐड करेंगे तो रिएक्शंस जब भी ऐड होंगी, अगर रिएक्शंस ऐड होंगे तो इंथैल्पी की तरह ये ऐड नहीं होता, ये क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है, x1 इंटू x2 इंटू x3। सर इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, अगर रिएक्शन ऐड करोगे तो सर ये क्या होगा, मल्टीप्लाई होता है। कैसे, किसी को करके देखना है, चेक करके देख लो सर, मल्टीप्लाई करके देख लो, आपको मिल जाएगा, आपको एग्जैक्टली इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या मिल जाएगा, d/c। आप इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या लिखोगे, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या लिखोगे, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू क्या आएगी, d/a आएगी। और d/a लाने के लिए आप क्या करोगे, इस सबको मल्टीप्लाई करोगे। देख लेना दो चैप्टर आपस में कैसे मर्ज होते हैं। अगर इसकी इंथैल्पी दी होती, सर यहां पर इंथैल्पी दी होती y1, इसकी इंथैल्पी दी होती y2 और इसकी इंथैल्पी दी होती y3, तो आपको ही पता है फिर आप इस केस में क्या करते। सर इस केस में इस रिएक्शन की इंथैल्पी निकालनी थी। इंथैल्पीज डायरेक्टली ऐड होती हैं, इंथैल्पीज डायरेक्टली ऐड होती हैं, रिएक्शन ऐड करोगे इंथैल्पी ऐड हो जाएगी। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऐड नहीं होता, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऐड नहीं होता, x1 इंटू x2 इंटू x3, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऐड नहीं होता। इक्विलिब्रियम किस पे डिपेंड करता है, स्टेप्स ऑफ रिएक्शन पे। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऐड नहीं होगा, ये ऐड नहीं होगा, पक्का। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऐड नहीं होगा, x1 x2 x3 ऐसे चलेगा, श्योर हो। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इस पे डिपेंड करती है, पक्का, डन।
श्योर हो? चलो अब 4 फैक्टर्स पे डिपेंड करेगी, इन्हीं 4 फैक्टर्स पे बात करेंगे। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किस पे फर्क नहीं पड़ता, देखना। चलो ये क्वेश्चन देखो, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पहले रिएक्शन की दी गई है, कितनी है 49। टेम्परेचर सेम है, बोल रहा है कि रिएक्शन को रिवर्स कर दिया है, रिएक्शन को रिवर्स किया। इस रिएक्शन और इस रिएक्शन को रिलेशन देखो, इस रिएक्शन और उस रिएक्शन का रिलेशन देखो इक्विलिब्रियम को। सर उस रिएक्शन को और इस रिएक्शन में क्या रिलेशन है? सर रिएक्शन रिवर्स हुई, तो मतलब 1 अपॉन क्या हो जाएगा 49। और फिर 2 से किससे डिवाइड भी किया है, 2 से डिवाइड किया है, मतलब 1/2। सर इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 1/√49 मतलब 1/7। 1/7 की वैल्यू कितनी होती है? 0.143 हो जाती है। 1/7 की वैल्यू कितनी होती है? 0.143 हो जाती है। अ रिवर्सिबल रिएक्शन हैविंग 2 रिएक्टेंट, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को अगर डबल कर दें, कॉन्सेंट्रेशन को डबल कर दें, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को क्या फर्क पड़ेगा? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को क्या फर्क पड़ेगा? वो क्या रहने वाला है? सेम रहने वाला है। क्यों? क्योंकि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता है। ये रिएक्शन देखिए और इस रिएक्शन का रिलेशन निकालिए, क्या होगा? इस रिएक्शन और इस रिएक्शन का रिलेशन निकालिए, क्या होगा? सर ये रिएक्शन का क्या दिया है? केपी। इस रिएक्शन और इस रिएक्शन में क्या रिलेशन है? पहले तो ये उसको उल्टा करो तो 1/KP हो जाएगा, और फिर इसको किससे 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 1/KP स्क्वायर हो जाएगा। तो 1/KP का स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 1/KP का स्क्वायर हो जाएगा, 1/KP का स्क्वायर होगा। KP/KC क्या होगा? सर अभी एक रिलेशन लिखा था ना, RT की पावर डेल्टा NG। सर फॉर्मूला शीट बनाते चलिएगा, नहीं तो पता चला सर फॉर्मूला खोज रहे हैं कहां पर है। KP/KC क्या होगा? RT की पावर डेल्टा NG। डेल्टा NG निकाल लो। सर डेल्टा NG कितना होगा? 1 माइनस रिएक्टेंट में कितने, प्रोडक्ट में कितने हैं? 1 मोल, इधर कितने हैं? 2 मोल। तो 1/RT की पावर कितना हो गया? -1, मतलब 1 क्या हो जाएगा? RT। 1/RT क्या आ जाएगा? 1/RT। सर इस केस में केपी और केसी क्या होगा? इक्वल होगा, कितना होगा? कितना होगा? डेल्टा एनजी की वैल्यू निकाल के चेक कर लो। डेल्टा एनजी की वैल्यू कितनी है? 3 - 2 कितना है? 1। डेल्टा एनजी ग्रेटर देन 0 है, मतलब केपी इज ग्रेटर देन केसी हो जाएगा। केपी इज ग्रेटर देन केसी हो जाएगा। केपी इज ग्रेटर देन केसी हो जाएगा। सर केपी की वैल्यू निकालनी है, ध्यान से देखिएगा, केपी की वैल्यू निकालनी है। ये प्लस है और ये इक्विलिब्रियम साइन दिया हुआ है। चलिए क्या बोला जा रहा है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केपी की वैल्यू निकालिए। केपी कैसे लिखेंगे सर? इस केस में केपी कैसे लिखेंगे पहले ये बताइए। सर ये होमोजीनियस इक्विलिब्रियम है या हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम है? ये होमोजीनियस है या हेट्रोजीनियस है? सर ये क्या है? हेट्रोजीनियस है। क्यों? क्योंकि सॉलिड गैस गैस तो ऑब्वियस है। सर इस केस में सॉलिड। सर देखिएगा प्रेशर ऑफ सीओ का स्क्वायर लिखूंगा केपी के लिए, और यहां पर क्या लिखूंगा? प्रेशर ऑफ कार्बन का स्क्वायर, प्रेशर ऑफ CO2, यही लिखूंगा। प्रेशर ऑफ कार्बन को कितना लिया जाएगा? 1। सर उसको हटा दो। प्रेशर ऑफ CO कितना दिया गया है? 4 × 4, 4 का स्क्वायर डिवाइड बाय CO2 का प्रेशर कितना दिया गया है? सर CO2 का प्रेशर कितना है? CO2 का प्रेशर है 2। कितना हो गया? 8 आ जाएगा। केपी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 8 आ जाएगी। देख ले भाई, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना है। इसमें C का नहीं लिखा सर, नहीं दिया है, कोई दिक्कत नहीं, 1 ले लेना, C को 1 ले लेना। बताओ अब अगला क्वेश्चन करो। ये लो क्या होगा बताओ। इस K1 और K2 के बीच में क्या रिलेशन है? आपस में सोचो, K1 और K2 के बीच में क्या रिलेशन है? वीडियो पॉज कर लीजिए और सोचिए K1 और K2 आपस में क्या रिलेटेड होंगे। इन दोनों रिएक्शन को देख के कुछ रिलेशन दिख रहा है? सर K2 की वैल्यू को मैं क्या लिख सकता हूं? ध्यान से देखना, K2 की वैल्यू को मैं क्या लिख सकता हूं? ये रिएक्शन रिवर्स हुआ तो रिवर्स किया तो 1/K1 हो जाएगा। और कितने से मल्टीप्लाई किया? सर 3 से मल्टीप्लाई किया, तो K2 इज नथिंग 1/K1 की पावर 3, या फिर इसी को लिख सकता हूं K2 इज नथिंग K1 की पावर -3। क्या आंसर आ जाएगा? C इज द करेक्ट आंसर। C इज द करेक्ट आंसर। रिएक्शंस को रिलेट करो, आंसर निकाल दो। केपी की वैल्यू दी हुई है, केसी निकालना है। केपी की वैल्यू दी हुई है, केसी निकालना है। केपी अपॉन यही था डेल्टा एनजी। सर केपी की वैल्यू कितनी दी है? 0.5। केसी निकालना है। आर टेम्परेचर कितना है? 1000। डेल्टा एनजी की वैल्यू कितनी है? 4 - 3 1। तो केसी की वैल्यू कितनी हो गई?
यही होगा शायद। तो कितना हो जाएगा, 5 इंटू 10 की पावर -4 इंटू आर की पावर -1, 5 इंटू 10 की पावर -4, यही होगा ना। 0.5 ऊपर आ गया, 10 की पावर -4 यहाँ होगा यार, डी आंसर आएगा, गलत दिया हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो सर, 3 रिएक्शंस दी गई हैं, इनके बीच का ए और डी का रिलेशन निकालना है। ए और डी का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालिए। कैसे निकलेगा, ए और डी का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे आएगा, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे निकालेंगे। सर रिएक्शंस को शायद मुझे लगता है ऐड करना है। रिएक्शंस जब ऐड होंगी तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये जब मल्टीप्लाई होगा तो कितना आएगा, इसका वैल्यू 48 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 48 आ जाएगा। सर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किस पे डिपेंड नहीं करता, ध्यान से देख लीजिए, कॉन्सेंट्रेशन पे, प्रेशर पे, वॉल्यूम पे, प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट पे और इनर्ट मटेरियल्स पे। आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, एक बार कोई रिएक्शन की इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मिल गई ना, तो उसको कॉन्सेंट्रेशन, प्रेशर, वॉल्यूम चेंज करने से उसकी वैल्यू चेंज नहीं होती। हाँ, प्रेशर कॉन्सेंट्रेशन चेंज करेंगे तो इक्विलिब्रियम इधर से उधर शिफ्ट कर सकता है, बट उस रिएक्शन का, पर्टिकुलर रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या रहेगा, फिक्स रहेगा, वो चेंज नहीं करता है। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 3-4 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर, स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट, और सर किस तरह से आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं, फॉरवर्ड या बैकवर्ड उस पे, या फिर अपने पास मल्टी स्टेप रिएक्शन में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऐड नहीं होता, मल्टीप्लाई होता है मल्टी स्टेप रिएक्शन में। ये बेसिक चीजें पढ़ी। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आप चाहें तो प्रेशर के टर्म में निकाल दीजिए, मोल फ्रैक्शन के टर्म में निकाल दीजिए, या फिर कॉन्सेंट्रेशन के टर्म में निकाल दीजिए। उन सबके बीच का रिलेशन याद रखिएगा, उन सबके बीच का रिलेशन याद रखिएगा। अब कोई पूछ दे यूनिट ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का यूनिट बताइए। एक बात बताइएगा, ध्यान सुनिएगा सर, अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किसी रिएक्शन की बात की जाए, मान लो ये रिएक्शन दी हुई है, अगर मैं Kc लेता हूं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, तो क्या लूंगा, C की पावर C, D की पावर D, A की पावर A, बी की पावर बी। सर ये सब के सब क्या है, कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेशन ही तो है। ऊपर भी क्या आ गया सर, अगर मैं यूनिट की बात करूं तो यूनिट डायमेंशन लगाओ, तो यूनिट ऑफ केसी क्या हो जाएगा सर, कॉन्सेंट्रेशन की पावर सी प्लस डी डिवाइड बाई कॉन्सेंट्रेशन की पावर ए प्लस बी। सर ये ऐसा भी तो लिख सकते हैं, कॉन्सेंट्रेशन की पावर सी प्लस डी माइनस ए प्लस बी, यही लिख देंगे, C प्लस डी माइनस ए प्लस बी। एक बात बताना सर, ये क्या है, प्रोडक्ट के मोल्स माइनस रिएक्टेंट के मोल्स। मतलब अगर यूनिट ऑफ केसी कोई बोलेगा तो यूनिट ऑफ केसी को क्या लिखूंगा, कॉन्सेंट्रेशन की पावर, ऐसा लिख दूं, डेल्टा एन। कोई दिक्कत, डेल्टा एन मतलब वेयर, डेल्टा एन इज वेयर, डेल्टा एन इज सर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, प्रोडक्ट में से रिएक्टेंट को कम कर दो, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। ये देख लो, अगर मैं बोल दूं सेम रिएक्शन को अगर गैसियस मोल्स के लिए लिखा जाए, सेम रिएक्शन को अगर गैसियस मोल्स के लिए लिखा जाए, सर वहां पर क्या लेंगे, सर वहां पर केसी के बदले क्या लेंगे, केपी लेंगे। और केसी के बदले अगर केपी लेंगे तो केपी में क्या होगा, प्रेशर ऑफ सी की पावर सी, प्रेशर ऑफ डी की पावर डी, प्रेशर ऑफ ए की पावर ए, प्रेशर ऑफ बी की पावर बी। सिमिलरली अगर मैं केपी को भी लिखूंगा तो ये क्या होगा, प्रेशर की पावर सी प्लस डी डिवाइड बाई प्रेशर की पावर, यूनिट ऑफ, यूनिट लिखूंगा तो यूनिट ऑफ केपी लिखूंगा तो यूनिट ऑफ केपी क्या हो जाएगा, प्रेशर की पावर सी प्लस डी डिवाइड बाई प्रेशर की पावर ए प्लस बी। तो मैं एक काम करता हूं ना, सीधा सीधा इसका फॉर्मूला लिख देता हूं, यूनिट ऑफ केपी क्या हो जाएगा सर, यूनिट ऑफ प्रेशर, यूनिट ऑफ प्रेशर उसकी पावर डेल्टा एन जी। एन जी क्यों लिखा, यहाँ डेल्टा एन लिखा, यहाँ डेल्टा एन जी, बिकॉज ये जो प्रेशर वाला होता है सर, ये क्या होता है, नंबर ऑफ गैसियस मोल्स लिया जाता है। यहाँ पर नॉर्मल किसी का भी लिक्विड का बना सकते हो, गैसियस मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। तो यूनिट ऑफ केसी, केपी देख लो सर, केसी के लिए कॉन्सेंट्रेशन की पावर डेल्टा एन और प्रेशर के लिए यूनिट ऑफ प्रेशर की पावर डेल्टा एन जी। कोई बोले सर मोल फ्रैक्शन वाले का के काई क्या होगा सर, वो हमेशा यूनिटलेस होता है। क्यों, क्योंकि सर ये एज मोल फ्रैक्शन जो होता है, एज मोल फ्रैक्शन इज ऑलवेज यूनिटलेस। वहां मोल फ्रैक्शन क्या लोगे सर, मोल फ्रैक्शन यूनिटलेस होता है, तो के काई का मोल फ्रैक्शन
मोल फ्रैक्शन अपॉन मोल फ्रैक्शन, वो भी क्या हो जाएगा, यूनिटलेस अपॉन यूनिटलेस। के का ही हमेशा क्या होगा, यूनिटलेस। केसी के भाई यूनिट क्या होगा, कॉन्सेंट्रेशन की पावर, डेल्टा एन। डेल्टा एन क्या है, प्रोडक्ट के मोल्स माइनस रिएक्टेंट के मोल्स। केपी की वैल्यू क्या होगी, यूनिट ऑफ प्रेशर, डेल्टा एन जी, प्रोडक्ट के मोल्स माइनस रिएक्टेंट के मोल्स। बस करते रहो। ये देखो क्वेश्चन बताओ, इस क्वेश्चन का आंसर निकालो, क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर निकालिए, क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा। क्या होगा, क्या होगा सर, कितना है डेल्टा एन की वैल्यू, कितनी हो गई डेल्टा एन की वैल्यू, कितनी हो गई सर, 10 माइनस 9, 1 हो गया सर। यूनिट ऑफ केसी क्या हो जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन की पावर क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी सर। देख लो इस रिएक्शन में यूनिट ऑफ केपी बताओ सर। केपी के यूनिट निकालने के लिए सबसे पहले क्या निकाल दो, डेल्टा एन जी। प्लीज वीडियो पॉज करके अटेम्प्ट कर लो। डेल्टा एन जी कितना हो गया, 4 माइनस 2 कितना हो गया, 2 हो गया सर, 2 हो गया। एटीएम की पावर कितनी आ गई, 2। एटीएम क्या है, पावर ऑफ प्रेशर ऑफ यूनिट ऑफ प्रेशर है, तो बस कर दीजिए पक्का। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना सीखा, उसके ऊपर यूनिट निकालना सीखा। अब इसके बारे में बात करेंगे, अगर इसके बाद अगर कोई पूछेगा तो इसके बाद देखोगे तो एप्लीकेशंस ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। एप्लीकेशंस ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, जिसमें सबसे पहला होता है डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन बताने के लिए। डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को देख के आप क्या बता सकते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट की बात करता है। प्रोडक्ट का रेशियो डिवाइड बाय रिएक्टेंट का रेशियो। तो अगर तुमसे कोई बोल दे कि सर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ज्यादा है, ध्यान सुना, अगर मैं बोलूं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू हाई है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू अगर मैं बोलता हूं हाई है, तो तुम क्या बोलोगे, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बहुत ज्यादा है, मतलब सर प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगा एज कंपेयर टू रिएक्टेंट। मतलब मैं बोल सकता हूं इक्विलिब्रियम मिक्सचर में, ध्यान सुनिएगा, इक्विलिब्रियम मिक्सचर में, इक्विलिब्रियम मिक्सचर में हैज प्रोडक्ट्स मेनली। इस केस में प्रोडक्ट ही है, क्योंकि ऑब्वियस है प्रोडक्ट ज्यादा है। सर आप बोल रहे हो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू बहुत ज्यादा है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू कब ज्यादा हो सकती है, जब प्रोडक्ट बहुत ज्यादा हो जाए, रिएक्टेंट कम हो जाए, तो प्रोडक्ट की वैल्यू बहुत ज्यादा हो जाए रिएक्टेंट से, तो इक्विलिब्रियम मिक्सचर में सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, प्रोडक्ट होगा। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू ध्यान सुनिएगा, अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू, ठीक है एक मिनट, ये देखिएगा गड़बड़ हो गया है, यहाँ डायरेक्शन के बदले एक्सटेंट होना चाहिए था। डायरेक्शन थोड़ी देर बाद बताएंगे हम लोग, डायरेक्शन थोड़ी देर बाद बताएंगे। एक्सटेंट ऑफ, एक्सटेंट होना चाहिए, प्रिडिक्टिंग द एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। सर इक्विलिब्रियम मतलब, इक्विलिब्रियम एक ऐसी कंडीशन पे आया जहां पर प्रोडक्ट बहुत ज्यादा हो गए, मतलब इतने ज्यादा हो गए, हम बोल सकते हैं ना कि रिएक्शन इज एट कंप्लीशन। रिएक्शन क्या होगा, कंप्लीशन के साइड होगा। या फिर हम ये भी बोल सकते हैं कि रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे कब आ रहा है, या हम ये भी बोल सकते हैं कि सर स्टेबिलिटी का ऑर्डर कोई बोल दे कि सर रिएक्शन कब इक्विलिब्रियम पे आ रहा है, स्टेबिलिटी ऑर्डर कोई पूछ दे, तो स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होगा, सर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ज्यादा है, मतलब प्रोडक्ट खूब ज्यादा स्टेबल होगा एज कंपेयर टू रिएक्टेंट, तभी तो इक्विलिब्रियम उधर जाके अचीव हुआ भाई, प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल हो गया एज कंपेयर टू रिएक्टेंट। ध्यान से देखिएगा सर, अगर आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बहुत हाई है तो आप क्या बोलते हो कि सर इक्विलिब्रियम पे सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट ज्यादा मिलेंगे, रिएक्टेंट कम मिलेगा। सर रिएक्शन इसका मतलब कहां हो चुका है, प्रोडक्ट बहुत ज्यादा हो चुका है, तो इसका मतलब कंप्लीशन पे पहुंच चुका है। सर स्टेबिलिटी, इसका मतलब सर प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल होगा, तभी तो आप दौड़ दौड़ के पहुंच गए प्रोडक्ट के पास, तब जाके याद आ रहा है अच्छा इक्विलिब्रियम भी जाना है। पीछे कोई आ ही नहीं रहा, पीछे रिएक्शन आ ही नहीं रही, क्यों नहीं आ रही पीछे रिएक्शन, प्रोडक्ट साइड क्यों नहीं आ रही, क्योंकि सर रिएक्टेंट में, सर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में ज्यादा स्टेबल कौन है, प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल है। कौन ज्यादा स्टेबल है, प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल है। अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू वेरी लो हो जाए, मतलब बहुत छोटी हो जाए, सर प्रोडक्ट बहुत कम हो जाएगा एज कंपेयर टू, अगर प्रोडक्ट कम हो जाए मतलब इक्विलिब्रियम मिक्सचर जो होगा, इक्विलिब्रियम मिक्सचर के पास एज रिएक्टेंट मेनली, मतलब इसके पास रिएक्टेंट ही होगा भाई। क्यों, क्योंकि सर आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू देख के पता चल रही है कि आपकी वैल्यू क्या है, सर कम है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बहुत छोटी हो जाए, मतलब रिएक्टेंट बेचारा, रिएक्शन अभी स्टार्ट ही हुआ है, मतलब यहां बोल सकते हैं कि इसमें रिएक्शन क्या हो रहा है, रिएक्शन बेयरली स्टार्टेड।
आपने थोड़ा सा भी अभी प्रोडक्ट बनाया नहीं कि रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे अचीव हो चुका है। मतलब अगर तुमसे कोई बोल दे सर प्रोडक्ट बनाना ही नहीं चाहता, स्टेबिलिटी ऑर्डर कोई पूछ दे, स्टेबिलिटी ऑर्डर कोई पूछ दे, स्टेबिलिटी ऑर्डर कोई पूछ दे, तो इसका मतलब क्या है कि सर प्रोडक्ट साइड कोई जाना ही नहीं चाहता। क्यों? क्योंकि सर देखिए ना, रिएक्टेंट ज्यादा स्टेबल है, तभी तो कोई प्रोडक्ट साइड जाना नहीं चाहता। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हमें यह बता देता है कि रिएक्शन कहां पर है, रिएक्शन कहां पे है, रिएक्शन अभी स्टार्ट हुई है या रिएक्शन अभी कंप्लीट हो चुकी है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू देख लो, उससे पता चल जाएगा कि यार पहुंच चुका है रिएक्शन। इक्विलिब्रियम कब अचीव हुआ? जब रिएक्शन कंप्लीट होने लगा। क्यों? क्योंकि प्रोडक्ट ज्यादा है उस टाइम पे, तो इसका मतलब रिएक्शन कंप्लीट होने वाला था। बहुत कम हो गया तो सर अब अगर बीच में आ जाए, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू अगर बीच में आ जाए, इन बिटवीन, तो उसको हम लोग बोलते हैं कि सर इक्विलिब्रियम मिक्सचर में, इसका मतलब क्या होगा सर, इक्विलिब्रियम मिक्सचर में दोनों होंगे, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। सर ध्यान सुनिएगा, अब ये चीज, इसी का एक वैल्यू एनसीईआरटी में दिया हुआ है, इसी की एक वैल्यू दी हुई है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वेरी हाई, मतलब क्या हो गया, ग्रेटर देन 1000। अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू ग्रेटर देन 10 की पावर 3 या 1000 से ज्यादा हो गई, तो इसको हम लोग बोल देते हैं ये वाली कंडीशन। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बहुत लो, मतलब लेस देन 10 की पावर -3 या फिर 1/1000। ये रिएक्शन, ये कंडीशन कब आएगी? जब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू लेस देन 1000 होगी। अगर ये वाली कंडीशन कब आएगी? जब ग्रेटर देन 1000 होगी। और यहां पर क्या होगा, 10 की पावर -3 से लेकर 10 की पावर +3 के बीच में अगर आप रहते हो, तो सर इसका मतलब इक्विलिब्रियम मिक्सचर के पास रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों ही मतलब ठीक ठाक कंडीशन में रहेंगे। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ज्यादा होना मतलब प्रोडक्ट ज्यादा बनना, रिएक्टेंट कम, इसका मतलब प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल है, सीधी सी बात है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कम है, मतलब रिएक्शन शुरुआत में ही इक्विलिब्रियम में चला गया। इक्विलिब्रियम क्या था? एक कंडीशन थी जहां पर रेट ऑफ फॉरवर्ड इज इक्वल्स टू रेट ऑफ बैकवर्ड आ रहा था। तो हर एक रिएक्शन का अपना अपना होगा, हर एक रिएक्शन का अपना अपना होगा, पक्का। चलो सर देखिएगा, एनसीईआरटी में ये दिया गया है कि सर अगर आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इधर ही है अभी, तो रिएक्शन बस हार्डली स्टार्ट हो रही है। सर इनके बीच में हो आप, इनके बीच में हो, तो बोथ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स आर एट इक्विलिब्रियम। और अगर इससे ज्यादा है सर, रिएक्शन क्या हो रही है, प्रोसीड्स टू, इससे ज्यादा हो रही है तो इससे क्या हो गई, इससे अगर हाइयर है तो सर रिएक्शन प्रोसीड ऑलमोस्ट टू कंप्लीशन। अगर इससे लोअर है तो सर ये क्या हो गया, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यूज देख लो सर, अगर बहुत ज्यादा इनके बीच में है तो कोई दिक्कत नहीं, इससे कम है तो रिएक्शन हार्डली प्रोसीड करेगी, अगर ज्यादा हो गई तो रिएक्शन प्रोसीड ऑलमोस्ट टू कंप्लीशन। जैसे फॉर एग्जांपल क्वेश्चन देखना क्या आया था, कोई तुमसे पूछ ले कौन सा ऑक्साइड नाइट्रोजन का ज्यादा स्टेबल है। ध्यान सुनना, सोच समझ के बोलना, कौन सा ऑक्साइड नाइट्रोजन का ज्यादा स्टेबल है। ऑक्साइड किधर दिए हैं, रिएक्टेंट साइड दिए हैं, प्रोडक्ट साइड दिए हैं। किसकी बात कर रहा है, रिएक्टेंट की स्टेबिलिटी की बात कर रहा है, प्रोडक्ट की, रिएक्टेंट की स्टेबिलिटी। किस रिएक्टेंट की स्टेबिलिटी ज्यादा है, ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन, मतलब कौन सा रिएक्टेंट ज्यादा स्टेबल है। विच रिएक्टेंट, रिएक्टेंट कब स्टेबल होगा, जब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू क्या होगी, रिएक्टेंट कब स्टेबल होगा, जब रिएक्टेंट कब स्टेबल होगा, जब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। देख लो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू सबसे कम किस में आ रही है, ए में आ रही है, देख लो। सर अब गलती से जोश जोश से मत कर देना हमेशा प्रोडक्ट, नहीं सर क्या बोल रहा है, नाइट्रोजन का ऑक्साइड कौन सा ज्यादा स्टेबल है, ऑक्साइड नाइट्रोजन का कौन सा स्टेबल है, मतलब रिएक्टेंट की स्टेबिलिटी की बात कर रहा है। और जब रिएक्टेंट की स्टेबिलिटी चेक करते हैं तो हम चाहते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कम से कम हो, क्योंकि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जितना कम होगा रिएक्टेंट उतना ज्यादा स्टेबल होगा। इन चारों में सबसे कम वैल्यू कौन सी है, ये है वाली, देखिएगा ये आया हुआ क्वेश्चन है, ये आया हुआ क्वेश्चन है। अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की रिएक्शन दिख जाए, सर एट इक्विलिब्रियम द सिस्टम विल कंटेन्स, क्या कंटेन करेगा, अगर आपकी वैल्यू देखिएगा 10 की पावर 12 है, सोच रहे हो मतलब सारा का सारा प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो चुका है, तो इस क्वेश्चन में क्या बोला जाएगा, मोस्टली क्या रहेगा, प्रोडक्ट ही रहेगा। मोस्टली क्या होने वाला है, प्रोडक्ट होने वाला है। तो पहला एप्लीकेशन, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यूज देख के आप ये बता सकते हो कि रिएक्शन भाई सर कंप्लीशन के साइड जा रहा है या रिएक्शन अपने पास, मतलब रिएक्शन कंप्लीशन के साइड मूव कर रहा है या रिएक्शन अभी जैसे स्टार्ट हुआ है, या कहां पर है, बीच में है या कहां पर है, ये बता सकते हैं। पहला काम कि सर कहां तक रिएक्शन हुई है, एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन हम लोग बता सकते हैं, एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन हम लोग बता सकते हैं। पहला एप्लीकेशन आता है। दूसरा एप्लीकेशन क्या आता है, सेकेंड एप्लीकेशन इज डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन।
ये एप्लीकेशन क्या होता है, तो ये एप्लीकेशन देखिएगा सर। दूसरा एप्लीकेशन क्या होता है, डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन। डायरेक्शन भी बता सकते हैं आप, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यूज को किसी से कंपेयर करके ये बता सकते हैं कि रिएक्शन, क्योंकि दोनों साइड रिएक्शन होनी है। तो इक्विलिब्रियम पे क्या होता है, फॉरवर्ड भी रिएक्शन होती है, बैकवर्ड भी रिएक्शन होती है। इक्विलिब्रियम पे फॉरवर्ड भी रिएक्शन होती है, बैकवर्ड भी होती है। तो आप किधर जाएंगे, किधर ज्यादा रिएक्शन मूव करेगा, ये भी बता सकते हो सर कैसे, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को कंपेयर करके। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को कंपेयर करने के लिए एक वर्ड यूज करते हैं यहां पर हम लोग, जिसका नाम होता है रिएक्शन कोशिएंट। रिएक्शन कोशिएंट का फॉर्मूला देखोगे एग्जैक्टली सिमिलर होगा सर। रिएक्शन कोशिएंट का फॉर्मूला देखोगे एग्जैक्टली सिमिलर होगा सर। ये देख लीजिएगा, जो रिएक्शन दी गई थी उसी के ऊपर मैं बता रहा हूं। बट रिएक्शन कोशिएंट के बारे में बोला जाए तो रिएक्शन कोशिएंट क्या है, ये रेशियो लिया जा रहा है एग्जैक्ट सेम फॉर्मूले से सर। जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का फॉर्मूला था सेम फॉर्मूला है, लेकिन यहां जो कॉन्सेंट्रेशन ली जा रही है, यहां जो कॉन्सेंट्रेशन या यहां जो प्रेशर ली जाएगी, वो सारी की सारी कब ली जाएगी, किसी भी टाइम पे सर। केसी और के इक्विलिब्रियम में देखना, के इक्विलिब्रियम, केसी की बात कर देता हूं, ये भी सर सेम फॉर्मूला होता है, इसका भी फॉर्मूला सेम है। लेकिन ये जो फॉर्मूला आता है ये कहां होता है, ये जो उतना भी होगा सर, ये कांस्टेंट वैल्यूज होती हैं, कांस्टेंट होता है सर। ये जो कॉन्सेंट्रेशन लिया जा रहा है सर, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इक्विलिब्रियम पे कांस्टेंट रहता है, ये चेंज नहीं करता, कांस्टेंट एट इक्विलिब्रियम। मतलब हम लोगों ने जो यहां पर इक्विलिब्रियम, यहां पर जो लिया है वो कौन सा कॉन्सेंट्रेशन लिया, इक्विलिब्रियम का कॉन्सेंट्रेशन, वो चेंज नहीं करता। लेकिन क्यूसी पे जो फॉर्मूला ले रहे हैं, यहां पर जो लिया जा रहा है सर, यहां पर कॉन्सेंट्रेशन लिया जा रहा है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स टेकन एट एनी टाइम, किसी भी टाइम पे आप ले लीजिए। मतलब ये क्या होंगे, चेंज करेंगे। सो QC value changes during the reaction। सर शुरू से लेकर लास्ट तक QC क्या करेगा, रिएक्शन में चेंज करेगा। क्यों, क्योंकि उसकी वैल्यू किस पे डिपेंड कर रही है, उसकी वैल्यू सर इसकी कॉन्सेंट्रेशन पे, और कॉन्सेंट्रेशन प्रोडक्ट और रिएक्टेंट का चेंज होगा तो QC की वैल्यू क्या होगी, चेंज होगी। बट KC की वैल्यू सर ये क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है, किसी भी रिएक्शन पे कांस्टेंट रहेगी। केसी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट देख लो ना, क्यूसी किस पे डिपेंड करेगा, डिपेंड्स ऑन कॉन्सेंट्रेशन, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, इन सब पे डिपेंड करेगा। कॉन्सेंट्रेशन, प्रेशर, वॉल्यूम पे, इन सब पे डिपेंड करेगा। इसकी जो वैल्यू होगी, ये वैल्यू क्या होगी, फ्लक्चुएट करेगी, फ्लक्चुएट्स फॉर अ रिएक्शन ड्यूरिंग द रिएक्शन। लेकिन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को कोई फर्क नहीं पड़ता, केसी को पूछा जाए तो केसी डू नॉट डिपेंड ऑन कॉन्सेंट्रेशन, प्रेशर और वॉल्यूम। एक बार रिएक्शन का कॉन्सेंट्रेशन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आपने डिफाइन कर दिया, एक बार रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिफाइन कर दिया, तो फिर उसको कॉन्सेंट्रेशन चेंज करोगे, इक्विलिब्रियम चेंज होगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो अपने आप को एडजस्ट कर लेगा। सर याद रखिएगा, ये किस पे डिपेंड करता है, कॉन्सेंट्रेशन, प्रेशर, वॉल्यूम, इन सब पे। लेकिन एक बात बताओ, मैं एक चीज लिख सकता हूं ना कि दोनों का एक्सप्रेशन क्या है, सेम है, दोनों का एक्सप्रेशन क्या है, सेम है। तो क्यूसी क्या बता रहा होगा, किसी भी टाइम पे सेम सेम रेशियो, किसी भी टाइम पे, वो सिर्फ कहां पे, इक्विलिब्रियम पे। तो सर देखिएगा अब हम लोग क्या करेंगे, अगर मैं बोलूं क्यूसी की वैल्यू ग्रेटर देन केसी आ गई, ध्यान सुनना, क्यूसी की वैल्यू ग्रेटर देन केसी आ गई, कब आ सकती है, क्यूसी की वैल्यू ग्रेटर देन केसी आने का मतलब प्रोडक्ट की वैल्यू ज्यादा हो गई एज कंपेयर टू रिएक्टेंट। क्यूसी की वैल्यू, मान लो इसकी कोई वैल्यू निकाली, अब उसकी क्यूसी की वैल्यू ज्यादा आ रही है, इसका मतलब सर प्रोडक्ट ज्यादा हो गया, इसका मतलब प्रोडक्ट ज्यादा हो गया, तो सर रिएक्शन विल अकर इन बैकवर्ड डायरेक्शन। सर किधर को शिफ्ट करेगा, बैकवर्ड डायरेक्शन। क्यों, क्योंकि प्रोडक्ट ज्यादा हो गया तो सर रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में आएगा। अगर मैं बोल दूं QC इज लेस देन KC, QC इज लेस देन KC, तो रिएक्शन विल ऑकर इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। रिएक्शन किधर होगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगा। रिएक्शन किधर होगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगा। और अगर मैं बोल दूं QC इज इक्वल्स टू KC, तो सर ये क्या है, एट इक्विलिब्रियम।
रिएक्शन कहाँ है? एट इक्विलिब्रियम। रिएक्शन इज एट इक्विलिब्रियम। मतलब आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को कंपेयर कर लीजिए किसी भी रैंडम वैल्यू से जो कभी भी उसी सेम एक्सप्रेशन से निकाली गई है, और वहां से आप डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन भी बता सकते हैं कि रिएक्शन किधर होगी किधर नहीं होगी, रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगी या बैकवर्ड डायरेक्शन में होगी, इस पार्टिकुलर टाइम पे किधर ज्यादा होगी किधर कम होगी, आप ये भी बता सकते हैं बाई कंपेयरिंग द क्यूसी एंड केसी वैल्यूज, बाई कंपेयरिंग द क्यूसी एंड केसी वैल्यूज। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन भी बताया जा सकता है, डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन भी बताया जा सकता है कि इधर फॉरवर्ड इधर बैकवर्ड ऐसे करके निकाल दो। याद करो अपने पास हमने कल लास्ट क्लास में मतलब उसमें थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा भी था सर, डेल्टा जी इज नथिंग डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन क्यू सी था शायद, ये क्या था? चलो अब यही पे कर लो, आर टी एल एन क्यू सी। गिब्स एनर्जी का रिलेशन याद है सर? यहां था सर एट इक्विलिब्रियम, जैसे ही मैंने बोला इक्विलिब्रियम आएगा सर डेल्टा जी बिकम्स जीरो, डेल्टा जी नॉट की वैल्यू डेल्टा जी बिकम्स जीरो एंड क्यू सी बिकम्स के सी। तो देखेंगे और डेल्टा जी नॉट को ही हमने लिख दिया था -2.303 आर टी लॉग के सी। शायद याद करो ये सब चीजें हमने करी हुई हैं कहां पर? थर्मोडायनेमिक्स में। अब चैप्टर आपस में लिंक होते जा रहे हैं तो होने दो भाई, चैप्टर लिंक हो रहे हैं होने दो। ये सब चीजें हमने लास्ट क्लास में करी हुई हैं शायद थर्मोडायनेमिक्स में, थर्मोकेमिस्ट्री में नहीं थर्मोडायनेमिक्स में। देख लो अगर क्यूसी की वैल्यू लेस देन केसी है तो रिएक्शन किधर मूव करेगी सर? किधर जाने की कोशिश करेगी? हमेशा रिएक्शन किधर जाने की कोशिश करता है सर? ये किधर जाने की कोशिश करेगा? इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम बहुत सही कंडीशन है। इक्विलिब्रियम सोच रहे हो कितनी सही कंडीशन होती है सर? जितना आप फॉरवर्ड जा रहे हो उतना ही बैकवर्ड, मतलब जितना पढ़ाई कर रहे हो उतना ही भूल रहे हो। सैचुरेशन उसी को बोलते हो ना कि सर दिमाग सैचुरेट हो गया, तो कैसे हो जाता है वो? कैसे हो जाता है? यही तो कंडीशन होती है, जितना पढ़ोगे उतना भूलोगे। अब कम पढ़ोगे ज्यादा याद आएगा तो भी दिक्कत है, ज्यादा पढ़ोगे कम याद आएगा तो भी दिक्कत है। आप हमेशा किधर जाने की कोशिश करते हो? हमेशा किधर जाने की कोशिश करते हो सर? इस वाली कंडीशन पे, इस वाली कंडीशन पे। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यूज जो होंगी उसको देख के हम लोग बता सकते हैं। देखो जैसे ये बताओ, एनसीईआरटी क्वेश्चन है, बताओ किस डायरेक्शन में रिएक्शन मूव करेगा, किस डायरेक्शन में रिएक्शन मूव करेगा, किस डायरेक्शन में ये रिएक्शन मूव करने वाला है, ये बताओ किस डायरेक्शन में रिएक्शन मूव करेगा। कैसे बताएंगे? ध्यान से ना, केसी की वैल्यू पहले ही बता दी गई है सर, इस रिएक्शन का केसी की वैल्यू बताई गई है। क्यूसी की वैल्यू क्या होगी सर? बी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी अपॉन सी, ए की पावर क्या हो गया 2। सर देखेंगे सबकी कॉन्सेंट्रेशन सेम है तो सबको डिमल्टीप्लाई कर दो। सर क्यूसी की वैल्यू कितनी आ गई? 1। केसी की वैल्यू कितनी दी है सर? 1 से ज्यादा है सर, क्यूसी क्या है? ग्रेटर देन केसी है, 1 ज्यादा है सर एज कंपेयर टू 0.002 से। तो रिएक्शन किधर जाएगी? बैकवर्ड डायरेक्शन में। रिएक्शन किधर जाएगी? बैकवर्ड डायरेक्शन में। रिएक्शन किधर मूव करेगी? बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगी। बात खत्म। अब ऐसे बताना है, बताते रहो। जब भी कोई आए तो सर देखो, कोई पूछे सर कैसे पहचानेंगे, लिखा है ना, देख इक्विलिब्रियम नहीं लिखा है, क्या लिखा है? एट अ गिवन टाइम, किसी टाइम पे, किसी टाइम पे ऐसा प्रोडक्ट दिया है। ध्यान से देखिएगा, एनसीईआरटी क्वेश्चन है। क्या होगा सर? क्या होगा? इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा बताओ? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू दी हुई है, अच्छी बात है सर। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू दी हुई है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू कितनी दी है? 0.0032। सर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ 3 स्पीसीज एट अ सर्टेन इंस्टेंट, किसी इंस्टेंट पे दिया हुआ है सर। क्यूसी की वैल्यू, क्यूसी की वैल्यू क्या करेंगे सर? SO2 Cl2 डिवाइडेड बाई SO2 Cl2। SO2 की वैल्यू देखना, SO2 की वैल्यू देखना क्या हो जाएगा? 0.05, ये 0.05, ये भी कितना? 0.05। सर ये कैंसिल आउट हो गया, 0.05। सर कौन सा बड़ा वैल्यू है? क्यूसी बड़ा है या केसी बड़ा है? भाई देख लेना आराम से, क्यूसी इज ग्रेटर देन केसी, ये वैल्यू बड़ी है 0.05। तो सर क्यूसी बड़ी है तो कहाँ जाएगा? बैकवर्ड डायरेक्शन में। किधर जाएगा? बैकवर्ड डायरेक्शन में। किधर जाएगा? बैकवर्ड डायरेक्शन में। इक्विलिब्रियम ऑफ द रिएक्शन N2 + 3H2, N2 + 3H2 gives 2NH3, gives 2NH3। राइट साइड में कब जाएगा? राइट साइड मतलब कहां जाएगा सर? राइट साइड मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन में कब जाएगा बताओगे? फॉरवर्ड डायरेक्शन में कब जाएगा? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ज्यादा होना चाहिए रिएक्शन कोएफिशिएंट से या कम होना चाहिए? फॉरवर्ड डायरेक्शन में कब जाएगा? फॉरवर्ड डायरेक्शन में कब जाएगा? जब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या हो सर? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट
ज्यादा हो एज कंपेयर टू रिएक्शन कोशिएंट के। तो आप देख लो आज अपने पास क्या कर लिया, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कर लिया। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कितने कितने टाइप्स के हैं ये पता चल गया, उनके अंदर चेंजेस कैसे आते हैं ये पता चल गया। रिएक्शन मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की पावर बढ़ेगी, रिएक्शन रिवर्स करेंगे 1 रेसिप्रोकल होगा, रिएक्शन डिवाइड करेंगे पावर 1/n हो जाएगा। सर रिएक्शंस ऐड करेंगे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो जाता है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट तीन तरीके से, केसी केपी केकाई, केसी केपी केकाई, केसी केपी केकाई, इनके बीच का आपस का रिलेशन हो गया। ये सारी छोटी छोटी चीजें निकाल दो, पक्का हो जाएगा सर, श्योर हो। अरे अच्छा ये तो हमने कर रखा है, रिलेशन बिटवीन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। सर अभी जस्ट बताया भी था, डेल्टा जी इज नथिंग डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी लेलन क्यूसी बताया था। एट इक्विलिब्रियम जस्ट अभी लिखा भी है, फिर से एक बार लिख देता हूं। एट इक्विलिब्रियम डेल्टा जी बिकम्स 0, क्यूसी बिकम्स केसी। सर डेल्टा जी नॉट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस आर टी एल के सी, या फिर माइनस 2.303 आर टी लॉग के सी। एक क्वेश्चन बड़ा प्यार सा आता है, बहुत प्यारा सा आता है, क्या सर कोई फिजिबल प्रोसेस है फॉर अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, या स्पॉन्टेनियस प्रोसेस को हम लोग क्या बोल देते हैं, फिजिबल प्रोसेस। अगर कोई फिजिबल प्रोसेस है तो याद करो, अब थर्मोडायनेमिक्स इन सबको मिक्स कर देते हैं। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए टोटल इंट्रोपी क्या होनी चाहिए थी, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए था, या फिर गिब्स एनर्जी ऑफ सिस्टम क्या होना चाहिए था, लेस देन 0 होना चाहिए था। एक बात बताओ, इस रिएक्शन में गिब्स एनर्जी कब लेस देन 0 होगा, सर निगेटिव है, ठीक है, लेकिन ये एक बात बताओ, आर और टी तो निगेटिव हो नहीं सकता, लेकिन लॉग केसी तो निगेटिव हो सकता है ना भाई। लॉग केसी की वैल्यू क्या करें, सर केसी की वैल्यू अगर 1 से कम हो गई, सर केसी की वैल्यू अगर 1 से कम हो जाए ये नेगेटिव हो जाएगा लॉग केसी की वैल्यू। सर याद रखिएगा, जब भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। अगर किसी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस की बात कर रहे हैं, अगर आप ध्यान सुनिएगा, अगर आपके पास केसी की वैल्यू लेस देन 1 हुआ, सर डेल्टा जी बिकम्स पॉजिटिव। क्यों, क्योंकि लॉग केसी की वैल्यू क्या हो जाएगी, नेगेटिव। लॉग केसी की वैल्यू क्या हो जाएगी, नेगेटिव। अगर केसी की वैल्यू इक्वल टू 1 आई तो डेल्टा जी नॉट क्या हो गया, 0। सर अगर केसी की वैल्यू ग्रेटर देन 1 आया, लॉग केसी क्या हो जाएगा, लॉग केसी क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 0, और डेल्टा जी नॉट की वैल्यू लेस देन 0। यही होता है स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, इसी को बोलते हैं स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। अदरवाइज आपके पास देख लो, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अगर लेस देन 1 है तो सर ऑब्वियस लॉग की वैल्यू क्या आ जाएगी, नेगेटिव आ जाएगी। लॉग की वैल्यू क्या आ जाएगी, नेगेटिव आ जाएगी। तो ये ध्यान रखिएगा, जब भी आपसे कोई बोले इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी, तो उनके बीच का ये रिलेशन याद रखिएगा, आंसर आना चालू हो जाएगा पक्का। जैसे फॉर एग्जाम्पल दिस वन, डेल्टा जी नॉट 0 कब हो सकता है बताओ, डेल्टा जी नॉट कब 0 होगा, जब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू क्या हो जाए, सर किसके इक्वल हो जाए, 1 के इक्वल हो जाए। क्यों, क्योंकि देखो ना, log 1 क्या हो जाता है, 0, log 1 क्या हो जाता है, 0, log 1 0, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू 0, पक्का हो जाएगा सर, श्योर हो। चलो मेरे पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकाल दिया, इक्विलिब्रियम को डिफाइन कर दिया, फिजिकल इक्विलिब्रियम कर लिया, केमिकल इक्विलिब्रियम में भी हम लोगों ने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के अलग अलग वैल्यूज निकाल दी। अब जो इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन आता है, बस मैं आज टाइप्स बता देता हूँ, कल इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स करेंगे और सीखेंगे, उसके बाद ली चैटलियस प्रिंसिपल, फिर चैप्टर एंड हो जाता है। लेकिन हाँ, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम मिक्सचर निकालना, एक्चुअली जो हम लोग अब पढ़ने चाह रहे हैं वो होता है इक्विलिब्रियम मिक्सचर। इक्विलिब्रियम मिक्सचर का मतलब क्या है, याद करो, अभी शुरुआत में बोला था इक्विलिब्रियम मिक्सचर क्या होता है, जहां रिएक्टेंट भी हो और प्रोडक्ट भी हो, दोनों आपस में होते हैं। अब इक्विलिब्रियम मिक्सचर कैसे निकालते हैं, इक्विलिब्रियम मिक्सचर कोई बोलेगा तो कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए ज्यादा इधर उधर नहीं भटकना है। इक्विलिब्रियम मिक्सचर निकालने के लिए आपको बस बेसिक चीजें जाननी है। क्या, सर आपसे कोई बोल दे इक्विलिब्रियम मिक्सचर निकालना है, तो आप सिंपल सा चीज देखिएगा, आपको पहला केस देता हूं। अगर किसी भी रिएक्शन का मान लो ऐसा दिया हुआ है, 2A से B दिया हुआ है, इसका केसी गिवन हो, ध्यान सुनिएगा, केसी गिवन हो, और टाइम इज इक्वल्स टू 0 पे इसकी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन गिवन हो, मान लो इसकी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन C0 गिवन है। सर इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन मतलब इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ, ध्यान सुनिएगा क्या करेंगे, आपको कैसे एग्जाम में निकालना है इक्विलिब्रियम मिक्सचर, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज गिवन। अगर इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अगर आपका गिवन है तो आप क्या करेंगे, सर सुनिएगा कैसे निकालेंगे इक्विलिब्रियम मिक्सचर। किसने बोला सर केसी की वैल्यू गिवन है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन गिवन हो, तो एग्जाम हॉल में हम क्या ले लेंगे, टाइम इज इक्वल्स टू इक्विलिब्रियम पे क्या होगा, देखिएगा
सर इसके 2 मोल्स जाएंगे तो इसके कितने मोल्स बनेंगे, x बनेंगे। तो इसकी कॉन्सेंट्रेशन से अगर 2x गया तो इसका कितना बनेगा, x बनेगा। स्टोइचियोमेट्री तो लगा ही सकते हैं ना, इधर से 2x गया तो इधर क्या बन जाएगा, x बन जाएगा। ये देखिएगा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अगर लिखेंगे, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अगर लिखेंगे तो सर x यही लिखेंगे ना। देखिएगा b की कॉन्सेंट्रेशन डिवाइड बाई a की कॉन्सेंट्रेशन का होल स्क्वायर लिखेंगे। सर ये देखिएगा x अपॉन C0 माइनस 2x का होल स्क्वायर लिखेंगे। एग्जाम हॉल में आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट x अपॉन C0 माइनस 2x का होल स्क्वायर, इसको सॉल्व करेंगे ऑन सॉल्विंग, क्योंकि Kc दिया हुआ है, वी गेट x और फिर एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम मिक्सचर क्या हो जाएगा बताओ। अब एग्जाम हॉल में क्या होता है, अभी इसके क्वेश्चंस भी देखेंगे पता चल जाएगा। इक्विलिब्रियम मिक्सचर पे क्या होता है, इक्विलिब्रियम पे b का कॉन्सेंट्रेशन कितना है x और a का कॉन्सेंट्रेशन कितना है C0 माइनस 2x। हो गया। आपको इक्विलिब्रियम मिक्सचर निकालना था ना, तो एग्जाम हॉल में क्या दे देगा, Kc दे देगा, इनिशियल मोल्स दे देगा। आपको क्या करना है सर, स्टोइचियोमेट्री लगानी है। इसका 2x गया तो उसका कितना बनेगा x। सर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे लिखते हैं, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट रेज टू देयर स्टोइचियोमेट्रिक पावर, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। अब एग्जाम हॉल में हो सकता है उल्टा भी हो सकता है कि सर देखो 3 वेरिएबल है x, C0 और k इक्विलिब्रियम, तो हो सकता है एग्जाम हॉल में Kc ना दे के x दे दे, किसी और तरीके से x दे दे, वो देख लेंगे। लेकिन आपका पहला केस, इक्विलिब्रियम मिक्सचर निकालने का पहला केस देख लीजिए। पहला केस क्या है कि सर आपका Kc गिवन हो, Kc क्या हो गिवन हो, या और इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन गिवन हो, तो आप इसको सॉल्व करके आंसर निकाल। अब जो भी आंसर आए इसके चक्कर मत पड़ना, इसके चक्कर मत पड़ना। देखना केस 2, देखना केस 2 क्या है। सर अगर Kp गिवन हो, ध्यान सुना, Kp गिवन हो एंड इनिशियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट गिवन हो, सर सेम चीज, इनिशियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट इज गिवन। एक बात बताओ सर, ये सेम रिएक्शन ले रहा हूं 2a से b, सर टाइम इज इक्वल्स टू 0 पे, आप एग्जाम हॉल में बस इतना लिखना शुरू कर दो, आपका आंसर आना चालू होगा। सर इनिशियल प्रेशर P0 है 0 0, टाइम इज इक्वल्स टू इक्विलिब्रियम पे, टाइम इज इक्वल्स टू इक्विलिब्रियम पे, ये कितना हो जाएगा P0 माइनस 2x ले लेंगे, ये कितना हो जाएगा x। सर व्हाट इज Kp, Kp क्या लिखते थे, प्रेशर ऑफ b अपॉन प्रेशर ऑफ a की पावर क्या लिखते थे, होल स्क्वायर। सर ये x अपॉन P0 माइनस 2x का होल स्क्वायर, और Kp की वैल्यू दी होगी, Kp की वैल्यू दी होगी, इसको सॉल्व करेंगे ऑन सॉल्विंग वी गेट x, और यहां पर इक्विलिब्रियम मिक्सचर निकाल दो, इक्विलिब्रियम मिक्सचर निकाल दो, बस इक्विलिब्रियम मिक्सचर निकाल दो। प्रेशर ऑफ b कितना होगा x, प्रेशर ऑफ a कितना होगा इक्विलिब्रियम पे P0 माइनस 2x। एग्जाम हॉल में बस देख लो कितना इजी सा दिया होगा, बस आपको ये जरूर सोचना पड़ेगा, ये एग्जाम हॉल में आपको सोचना पड़ेगा। इसीलिए मैं बोल रहा हूं, अलग अलग केसेस बता रहा हूं कि एग्जाम हॉल में अगर Kc दिया होगा तो उसको ऐसे रिलेट कर देना, Kp दिया होगा तो उसको ऐसे रिलेट कर देना। लेकिन कुछ गलतियां कर जाते हैं लोग, कुछ गलती क्या कर जाएंगे, ये देखिएगा, कुछ गलती लोग कर जाएंगे, जैसे Kc एंड इनिशियल, ध्यान सुनना, इनिशियल मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स आर गिवन, इनिशियल मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स आर गिवन। अगर इनिशियल मोल्स ऑफ रिएक्टेंट गिवन है तो अब देखना दिमाग में क्या आएगा। सेम रिएक्शन लिख रहा हूं, सेम रिएक्शन लिख रहा हूं ताकि आप कंपेयर कर पाओ 2a से b। टाइम इज इक्वल्स टू 0 पे इसका इनिशियल मोल्स कितना है n, पर ये कितना हो गया 0। टाइम इज इक्वल्स टू इक्विलिब्रियम पे, देखना ध्यान से, सर ये क्या करेंगे n माइनस 2x लिखेंगे, ये कितना हो गया x। सर व्हाट इज Kc, Kc क्या लिखेंगे, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ b डिवाइड बाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ a की पावर 2। याद रखना एक चीज और, सर कोई बोल दे उल्टा लगा दे कि सर n क्यों नहीं ले लेते a की कॉन्सेंट्रेशन, सर यहां पर जो भी इक्वेशन में लिखा जाता है वो इक्विलिब्रियम का कॉन्सेंट्रेशन होता है। यहां कोई बोल दे सर इसके बदले 0 लिख देते, भाई 0 नहीं लिखेंगे, ये Kc या Kp या Kk ये सब कहां डिफाइंड था, इक्विलिब्रियम पे, इनिशियल पोजीशन पर नहीं डिफाइंड था। तो ये देख लो, किसने बोला सर एक काम कर देते, ये देखिए सर b की, अब यहां पर देखना गलती क्या होने वाली है, गलती क्या होने वाली है। अगर आपने ये लिख दिया, अगर आपने ये लिख दिया तो बस यही गलती हो जाएगी, ये नहीं लिखना है। क्यों, क्योंकि सर यहां क्या दिया हुआ है, इनिशियल मोल्स दिए हुए हैं,
तो आप किस में डील कर रहे हो? मोल में। आप किस में लिख रहे हो? मोल में। देखो इनिशियल मोल्स लिखा गया है, कॉन्सेंट्रेशन लिखा होता, ये देखो कॉन्सेंट्रेशन लिखा होता, चाहे प्रेशर लिखा होता तो कोई टेंशन नहीं थी। क्यों? क्योंकि केसी और केपी डिफाइंड होता है, केसी और केपी डिफाइंड होता है, ये केसी और केपी आपको आराम से डिफाइंड होता है। कॉन्सेंट्रेशन लिखा है तो फिर कोई टेंशन नहीं। लेकिन अगर नंबर ऑफ मोल्स दिया है तो तुम जो यहां ले रहे हो नंबर ऑफ मोल्स थोड़ी ना लेते हो, वहां क्या लेते हो? नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम लेते हो। तो केसी जब लिखने जाओगे तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी मतलब x बाई वी लोगे। सर यहां पर n माइनस 2x बाई वी, याद रखिएगा वॉल्यूम का टर्म लेना पड़ेगा। और अगर इफ वॉल्यूम इज नॉट गिवन, अगर वॉल्यूम एग्जाम हॉल में नहीं दिया है, देन हम उस केस में क्या कर देते हैं? सर टेक एज्यूम, उस केस में एज्यूम वॉल्यूम इज इक्वल्स टू 1 लीटर। उस केस में वॉल्यूम कितना ले लेंगे? 1 लीटर ले लेंगे। उस केस में वॉल्यूम कितना ले लेंगे? 1 लीटर ले लेंगे। तो ध्यान सुनना, अपने पास तीसरा केस आपको क्या बोला गया कि सर आपको एक बेसिक सी चीज बताई गई कि सर क्या करेंगे आप, नंबर ऑफ मोल्स दिया है तो उस केस में वॉल्यूम से डिवाइड करना मत भूलिएगा, क्योंकि वॉल्यूम से अगर डिवाइड नहीं करेंगे तो आपका आंसर गड़बड़ाना चालू हो जाएगा। आपका आंसर क्या आ जाएगा? गड़बड़ आ जाएगा। हाँ, वॉल्यूम 1 लीटर नहीं दिया तो वॉल्यूम 1 लीटर ले लेना, लेकिन एग्जाम हॉल में हो सकता है वॉल्यूम दिया हो और तुम नेग्लेक्ट कर दो, वो गलती मत करना, वो गलती मत करना, ठीक है। अच्छा, यहां पर एक चीज याद दिला देता हूं ताकि अपने पास अगली क्लास में आपको याद आ जाए। डॉल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, डॉल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर क्या होता है? सर जब भी दो गैसेज हों आपस में नॉन रिएक्टिव, ए गैस और बी गैस होती है, तो पार्शियल प्रेशर या फिर इसी को हम बोल देते हैं इंडिविजुअल प्रेशर ऑफ, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए निकालना है तो सर पार्शियल प्रेशर ऑफ ए पीए निकालना है तो इसके दो तरीके हैं, या तो मैं ऐसे निकाल दूं या फिर हम लोग इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इनटू क्या कर देते हैं? पी टोटल। सर पार्शियल प्रेशर ऑफ बी निकालना है, इंडिविजुअल प्रेशर ऑफ बी निकालना है, पार्शियल प्रेशर या इंडिविजुअल प्रेशर ऑफ बी निकालना है। तो ये सब चीजें याद रखिएगा क्योंकि अगली क्लास में बहुत काम का आएगा। पार्शियल प्रेशर ऑफ बी निकालना है तो वो क्या हो जाएगा? प्रेशर ऑफ बी एंड दैट इज NBRT बाई वी, या फिर मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इनटू क्या लिख देंगे? पी टोटल। व्हाट इज पी टोटल? तो पी टोटल कुछ नहीं भाई साहब, पी ए प्लस पी बी। याद कीजिए, आपको सॉल्यूशन से भी याद आ रहा होगा, ये टॉपिक मैंने सॉल्यूशन में भी याद दिलाया था कि सर गैस का जब मिक्सचर होता है तो ए का जो प्रेशर होता है वो किसके इक्वल होता है? अब या तो अपने मोल्स के इक्वल या फिर मोल फ्रैक्शन इनटू पी टोटल। एग्जाम हॉल में क्या होता है, जब कोई रिएक्टिंग मिक्सचर होता है तो वहां पर क्या दिया जाता है? पूरा का पूरा गैसियस मिक्सचर का प्रेशर दिया जाता है। तो इसीलिए हम पी टोटल से क्या करेंगे? एक मोल फ्रैक्शन ऑफ ए से मल्टीप्लाई कर देंगे, पी टोटल से मोल फ्रैक्शन ऑफ ए मल्टीप्लाई कर देते हैं। पक्का? तो डॉल्टन्स लॉ पार्शियल प्रेशर अप्लाई करेंगे जब गैसेज के केस में आएगा, डॉल्टन्स लॉ पार्शियल प्रेशर अप्लाई करेंगे जब गैसेज के केस आएंगे। ये देख लो अपने पास, ये 2-3 केसेस अपने को क्लियर हैं, ये 2-3 केसेस क्लियर है। अगर कॉन्सेंट्रेशन दिया है तो इक्वेशन लिखिए, आंसर निकालिए। सर अगर प्रेशर दिया है तो इक्वेशन लिखिए, आंसर निकालिए केपी के टर्म्स में। लेकिन अगर मोल्स दिया है तो मोल्स के टर्म में केसी ऐसे नहीं लिख सकते, मोल्स के टर्म में केसी ऐसे नहीं लिख सकते। जैसे अब ये क्यों बताया उसका भी रीजन बताता हूं। केस 4 ध्यान सुनिएगा, अगली क्लास में आते ही पहले इसी का न्यूमेरिकल कराऊंगा, अभी बस केस बता रहा हूं। अगर मैं बोलूं केपी एंड इनिशियल एंड फाइनल प्रेशर ऑफ वेसल इज गिवन, इनिशियल और फाइनल प्रेशर ऑफ वेसल इज गिवन, ऑल्सो इनिशियल मोल्स आर गिवन, इनिशियल नहीं अरे केपी initial moles of reactant given, initial moles of reactant and final pressure of या total pressure P total, ये 3 चीजें आपको गिवन हो अगर एग्जाम हॉल में, अगर गिवन हो तो फिर आप इक्विलिब्रियम मिक्सचर पे कैसे कंपोजिशन निकालते हो सीख लीजिए। फिर अगली क्लास में बचे हुए 2 केसेस हम लोग अगली क्लास में करेंगे, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन वाले। देखिएगा हम लोग के लाइफ में क्या आएगा। सर मैंने बोला सेम रिएक्शन फिर से लिखता हूं, 2A से B जा रहे हो। सर टाइम इज इक्वल्स टू 0 पे इनिशियल मोल्स कितने दे दिए? n और 0। टाइम इज इक्वल्स टू इक्विलिब्रियम पे सर ये n मोल्स लिए हैं मैंने, इनिशियल ये कितना हो गया? n माइनस 2x मोल, ये कितना हो गया? n माइनस 2x मोल, और इसके कितने हो गए? इसके कितने हो गए?
इसके कितने हो गए, x मोल्स हो गए। ध्यान से देखिएगा सर। अब बताइए, अब मैं इसका Kp दिया है तो Kp कैसे निकालूंगा? Kp का मतलब क्या होता है, Kp कैसे निकालूंगा सर? प्रेशर ऑफ B एट इक्विलिब्रियम डिवाइड बाय प्रेशर ऑफ A की पावर 2, यही लिखूंगा, यही सब लिखूंगा ना। एट इक्विलिब्रियम सर प्रेशर ऑफ B निकालूं डिवाइड बाय प्रेशर ऑफ A की पावर 2 ले लूं। सर प्रेशर ऑफ B कैसे निकालूं इक्विलिब्रियम पे? सर टोटल प्रेशर दिया है, सर टोटल प्रेशर दिया हुआ है। सर एक काम करते हैं, एट इक्विलिब्रियम एन टोटल कितना है, नंबर ऑफ मोल्स टोटल कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ मोल्स गैसेस के कितने हैं? देखिएगा कौन सा प्रोसीजर फॉलो कर रहा हूं, n माइनस एक्स हो गया, यही होगा। देखना सर, अगर मैं बोलूं प्रेशर ऑफ बी, प्रेशर ऑफ बी तो मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इंटू पी टोटल कर सकते हो सर, अभी डॉल्टन्स लॉ पढ़ाया था सर। प्रेशर ऑफ टोटल सर, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी का मतलब क्या हो गया, अपने मोल्स डिवाइड बाय टोटल मोल्स इनटू क्या कर देंगे, पी टोटल। प्रेशर ऑफ ए कितना होगा सर, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इंटू पी टोटल, अपने मोल्स डिवाइड बाय टोटल मोल्स इनटू क्या कर दूंगा, पी टोटल। एग्जाम हॉल में आपको केपी की वैल्यू अब यहां से रिलेट करनी पड़ेगी, इसीलिए बोला भैया ये देख लीजिएगा, n माइनस एक्स पी टोटल डिवाइडेड बाई n माइनस 2x n माइनस एक्स इंटू पी टोटल और इसका होल स्क्वायर। एग्जाम हॉल में हो सकता है सबसे खतरनाक क्वेश्चन दे तो ऐसा दे दे, बहुत रेयर चांसेस है लेकिन दे सकता है भाई, ऐसा कुछ भी नहीं है कि मना कर देगा। सर देख लीजिए मैंने क्या बोला, डॉल्टन्स लॉ यूज किया। अगर आपको मोल्स दिया है तो मोल्स से प्रेशर आप डायरेक्ट नहीं जा सकते, मोल्स से प्रेशर जाने के लिए आपको किसका यूज करना पड़ेगा सर, आपको मोल से प्रेशर जाने के लिए किसका यूज करना पड़ेगा सर, हमेशा ध्यान रखिएगा मोल से प्रेशर जाने के लिए सर आपको सर ये डॉल्टन्स लॉ यूज करना पड़ेगा, ये डॉल्टन्स लॉ सर। मोल फ्रैक्शन इंटू पी टोटल, मोल फ्रैक्शन इंटू पी टोटल कर दीजिए, आंसर निकालते चले जाइए, पक्का। तो ये 4 केसेस आपने आज बस समझ लिए हैं, बाकी इसके न्यूमेरिकल्स अगली क्लास में आपको करा दूंगा। अब न्यूमेरिकल्स कराऊंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। 3 केस 4 केस आपने कर लिए हैं, अब इन 4 केसेस को आराम से आप रिवाइज कीजिए। इक्विलिब्रियम मिक्सचर हम लोग अगली क्लास में फिर से स्टार्ट करेंगे, मतलब केस बता चुका हूं, उसके एप्लीकेशंस चालू करूंगा और वहां से हम लोग फिर क्वेश्चंस स्टार्ट करेंगे। हम लोगों ने भैया इक्विलिब्रियम पढ़ लिया, इक्विलिब्रियम के टाइप्स पढ़ लिए हैं, कितने टाइप्स के इक्विलिब्रियम हैं, इक्विलिब्रियम के टाइप्स पढ़ लिए, फिजिकल, केमिकल, आयनिक। आयनिक इक्विलिब्रियम हमारा अगला चैप्टर है, केमिकल हम लोग, फिजिकल बहुत आसान सा था, केमिकल भैया चल रहा है, केमिकल कल खत्म हो जाएगा, फिर आयनिक अगले हफ्ते चालू कर देंगे। इक्विलिब्रियम के हमने टाइप्स पढ़ लिए, इक्विलिब्रियम के हमने कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ लिए, हमने इक्विलिब्रियम के क्या पढ़ लिए, कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ लिए, हमने क्या पढ़ लिया सर, लॉज पढ़ लिए इसके सारे के सारे। हम लोगों ने सर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को देख के क्या क्या बता सकते हैं ये सब कुछ कर लिया है। सर प्लीज ट्राई कीजिएगा, डीपीपी करते रहिए और शॉर्ट नोट्स बनाते रहिए, डीपीपी करते रहिए और शॉर्ट नोट्स बनाते रहिए, ट्राई कीजिएगा। सर क्वेश्चंस अपने पास डीपीपी, शॉर्ट नोट्स और क्लास के अंदर जितने क्वेश्चंस हो रहे हैं बार बार रिपीट करते रहिए और पीवाईक्यूज जरूर सॉल्व कीजिए। इतना पता है, इसके बाद पीवाईक्यूज आराम से सॉल्व हो जाएंगे। ओके, तो चलो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक पढ़ाई करते रहो, एंजॉय करते रहो, बाय बाय।